तो करें स्टार्ट। आज अपन पढ़ेंगे, कल अपने लिखा था कंपोनेंट में और लास्ट अपना भाग रह गया था कौन सा, सुरक्षा युक्तियां। पावर सिस्टम में वैसे तो देखो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी यहां से 100% बहुत ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे यहां से। सुरक्षा युक्तियां, जितनी सुरक्षा युक्तियां हैं उसमें भी फ्यूज और एमसीबी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए सुरक्षा युक्तियां। एक दो पॉइंट लिखेंगे अपन पहले। एक दो पॉइंट लिख रहे हैं अपन बेसिक। पहली बात है सुरक्षा युक्तियां कार्य कब करती है, और दूसरा सुरक्षा युक्तियों को हमेशा कहां पर अपन लगाते हैं, जोड़ते हैं। कौन बताएगा? सुरक्षा युक्तियों का मतलब समझते हैं, जैसे फ्यूज हुआ, एमसीबी हुआ, ये तो जानती हो, देखी भी होगी आपने। एमसीबी यहां पर भी कहीं लगी हुई दिख रही है आपको, देखी होगी। तो पहली बात है सुरक्षा युक्तियों को अपन जोड़ते कहां पर है, फेज वायर के सीरीज में। याद रखिएगा, कोई भी सुरक्षा युक्ति हो जो सामान्यतः हमेशा कहां पर जुड़ती है, तो पहला पॉइंट लिखूं मैं, इन्हें सामान्यतः कहां पर जोड़ते हैं, ये वर्ड देखो, फेज वायर, या इसी को अपन अन्य क्या नाम से जानते हैं, जीवित तार, लाइव वायर। फेज वायर के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। दूसरा पॉइंट, सुरक्षा युक्तियां कब कार्य नहीं करती है, बताओ, है सामान्य परिपथ में। जब तक परिपथ अपना सामान्य परिपथ है, मतलब वो न तो ज्यादा ओवरलोड है और ना ही उसमें कोई शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम है, तो हमेशा सुरक्षा युक्तियां कार्य नहीं करती है। तो लिख दूं, परिपथ के सामान्य स्थिति, सामान्य स्थिति का मतलब समझ गए सबके सब लोग। तो परिपथ के सामान्य स्थिति पर, परिपथ के सामान्य स्थिति पर सुरक्षा युक्तियां कार्य नहीं करती है। सुरक्षा युक्तियां कार्य नहीं करती है। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, कार्य कब करती है, जब परिपथ में कोई दोष बोलो, क्योंकि दोष के बारे में अपन आगे लिखेंगे, दोष कितने प्रकार के होते हैं। जब भी परिपथ में या तो कोई दोष आ जाता है या ओवरलोड। ओवरलोड का मतलब समझते हो ना, दो बातें हैं। क्योंकि देखो हमेशा सुरक्षा युक्तियों का मतलब है परिपथ में धारा का मान बढ़ना, और धारा का मान कब बढ़ता है, या तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है या फिर ओवरलोड, मतलब क्षमता से अधिक आप क्या लगा देते हो, लोड। तो क्या लिखेंगे, सुरक्षा युक्तियां ओवरलोड या दोष आने पर, दोष को हिंदी में लिख दो क्योंकि ज्यादातर अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, फॉल्ट। सुरक्षा युक्तियां ओवरलोड या दोष आने पर क्या करती है, कार्य करती है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, कौन कौन से उपकरण पढ़ेंगे, सुरक्षा युक्तियां बताओ। मैंने क्या बोला, जब भी अगर पढ़ने वाला बंदा होगा या तो हाई से बात करेगा या लो से बात करेगा। तो अपन बात करें लो से। सबसे सस्ती सुरक्षा युक्ति फ्यूज, फिर क्या होती है अपनी एमसीबी, फिर क्या होता अपना, थोड़ा आगे जाते हैं एमसीबी के पास ही क्या लगा होता अपना आइसोलेटर, और क्या होता है त्वरित निरोधक, ट्रांसफार्मर के पास ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग स्थिति पूछ रखी है, और क्या होता है जोर से बोलो, रिले, और क्या होता है सर्किट ब्रेकर। ये सारे के सारे इतने टॉपिक है इसमें, और सारे के सारे अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। एक एक अगर क्वेश्चन आए ना तो भी देख लो कितने क्वेश्चन बनेंगे आपके।
इन सब सुरक्षा युक्तियों को अपन एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले अपन एक नोट जरूर लिखेंगे। नोट क्या है, अपने क्या लिखा है, ओवरलोड। ओवरलोड का मतलब तो सब लोग जानते हैं, कोई कहने की बात नहीं है। ओवरलोड का मतलब समझते हैं ना, अपन अपनी बात करना, अपन भी एक मशीन है या नहीं है। जब अब मान लो मेरी क्षमता है 70 किलो उठाने की और मेरे ऊपर किसी ने 90 किलो डाल दिया तो क्या होगा, गालियां दूंगा किसी को कि क्यों डाला है। तो गालियां देने का मतलब कि अंदर ही अंदर तो हीट ही उत्पन्न हो रही है। या किसी से अगर डर रहा हूं तो क्या होगा, बोलूंगा नहीं क्या होगा, मेरे अंदर तो क्या हो रहा है मेरे को पता लग रहा है ना। तो वही होता है, अगर आपने जैसे ये आपने एसी है, एसी को आपने पतले वायर से जोड़ दिया तो क्या ये कार्य कर पाएगी, क्यों, जल जाएगी, क्योंकि एसी ज्यादा धारा लेती है, इस वायर की इतनी कैपेसिटी है नहीं। तो ये होता ओवरलोड का मतलब, समझ गए। नेक्स्ट दूसरा कौन सा है, फॉल्ट। तो यहां पे एक नोट करके लिखो, नोट में अपन वर्ड लिखेंगे फॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं। मेरे ख्याल से फॉल्ट आपने सबने देख गए, अब बारिश है या आंधी आती तो फॉल्ट तो बहुत सारे आते हैं। तो यहां पे अपन लिखते हैं पावर सिस्टम में अपने फॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक होता अपना सिमेट्रिकल फॉल्ट, मतलब पावर सिस्टम में फॉल्ट तो आ गया, फॉल्ट आने के बाद भी सभी लाइनों में धारा क्या रहती है, बराबर रहती है, तो उसे अपन कहते हैं सिमेट्रिकल। बराबर नहीं रहती है तो उसे अपन कहते हैं अनसिमेट्रिकल। जैसे अपन हिंदी में कहते हैं सिमेट्रिकल को हिंदी में क्या कहते हैं, सममित दोष। दूसरा आता है अपना कौन सा, असममित, अनसिमेट्रिकल। पहला क्वेश्चन तो यही आता है, निम्न में से कौन सा सममित दोष है या कौन सा असममित दोष है। तो देखो मैं आपको सिंपल बता दूं, याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है अपने पावर सिस्टम में जब हम पारेषण और वितरण करते हैं तो इसमें कितनी लाइनें होती है, कितनी लाइनें होती है, अरे कितने फेज होते हैं, 3। अगर तीनों फेज आपस में एक साथ टकरा जाए तो तीनों एक साथ टकराए नहीं टकराए तो कौन सा फॉल्ट होगा। तो इसको मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, देखो इस फॉल्ट का नाम क्या है, ये देखो ट्रिपल लाइन दोष। ट्रिपल लाइन है या नहीं है, एल का मतलब लाइन, कितनी बार लाइन है, तो ट्रिपल लाइन फॉल्ट कैसा दोष है, या तीनों लाइनें एक साथ टूटकर कहां पर गिर जाए, ग्राउंड पर। इसे अपन कहते हैं ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये दोनों के दोनों कैसे दोष होते हैं, पढ़ना आता है या नहीं पढ़ना आएगा। ऊपर वाला कौन सा फॉल्ट है, ट्रिपल लाइन दोष, नीचे वाला कौन सा है, ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड दोष। ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, सममित दोष होते हैं। और पावर सिस्टम में सबसे ज्यादा खतरनाक दोष कौन से होते हैं, सममित दोष। तो लिख दूं दूसरा, यहां पर एक और पॉइंट लिख दूं क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा, निम्न में से कौन सा फॉल्ट सबसे ज्यादा खतरनाक है, तो इन दोनों में से। ये मतलब क्या है, या तो तीनों लाइन टकरा जाए एक साथ या तीनों लाइन टूटकर कहां पर गिर जाए, इसकी संभावना नहीं के बराबर है। बहुत कम होता है ऐसा कि तीनों लाइन एक साथ टूटकर कहां पर गिर जाए, ग्राउंड पर गिर जाए, लेकिन हो तो सकता है ना। तो क्या कहेंगे, शक्ति प्रणाली का सबसे क्या खतरनाक दोष, सबसे खतरनाक दोष कह दे तो कौन सा होता है, हमेशा यही होते हैं अपने। अब देखो असममित में कौन सा आता है, तो आपने ये सबसे ज्यादा देखा होगा, एक लाइन का टूटकर कहां पर गिरना, ग्राउंड पर। देखा या नहीं देखा है, तो इसे अपन कहते हैं लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। देखो असिमेट्रिकल हुआ नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही जो लाइन ग्राउंड पर गिरेगी उसमें तो धारा का मान बढ़ जाएगा और बाकी में धारा का मान लगभग कितना हो जाएगा, 0। आगे सप्लाई थोड़ी जाएगी अब। तो सबसे ज्यादा फॉल्ट कौन से आते हैं, तो यहां पर लिख दो, एग्जाम में पूछते हैं शक्ति प्रणाली में सबसे ज्यादा दोष कौन से आते हैं, शक्ति प्रणाली में सबसे ज्यादा दोष कौन से आते हैं, लाइन टू ग्राउंड दोष। इसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं, तो लिख दो, 2 लाइनें आपस में टकरा जाना, 2 लाइनें टूटकर कहां पर गिर जाए, ग्राउंड पर, तो इसका नाम क्या है, लाइन टू लाइन दोष। या फिर क्या हो सकता है, 2 लाइनें टूटकर ग्राउंड पर गिर जाए, इसका नाम क्या होता है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट या डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये इतने प्रकार के फॉल्ट सामान्यतः अपन के घरों में या पावर सिस्टम प्रणाली में आती हैं। क्वेश्चन क्या आता है ये वापस देख लो। पहला, निम्न में से कौन सा सिमेट्रिकल दोष है, 3 यहां से मिलेंगे, 1 यहां से मिलेगा। तो सिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ, क्या सुबह सुबह आते ही मुंह फाड़ना शुरू कर दिया, हाथ आगे देखो, आलसी फैलाने। आ जाओ यहां पर वापस देखो, निम्न में से कौन सा
अनसिमेट्रिकल दोष है। तो अनसिमेट्रिकल दोष आए तो पता लग जाएगा आपको सिमेट्रिकल। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिमेट्रिकल का मतलब क्या बोला मैंने, एक जैसा। तो तीन लाइनें होती है, अगर तीनों लाइनें एक साथ है तो वो हमेशा सिमेट्रिकल होगा, अगर एक भी लाइन गायब है अनसिमेट्रिकल होगा। एक क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरा, पावर सिस्टम प्रणाली में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है, सिमेट्रिकल दोष। तो ये दोनों में से कोई एक मिलेगा। तीसरा, पावर सिस्टम प्रणाली में सबसे ज्यादा दोष कौन से आते हैं, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। पूरा बोलो, एलजी नहीं लिखा हुआ होगा वहां पर लिखा हुआ होगा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। अब इसको एक बार नोट कर लो जल्दी से, फिर अपन एक एक करके स्टार्ट करें। सुबह सुबह उठो ना, थोड़ा पानी पी लिया करो, एक दो गिलास, फिर आकर मुंह फाड़ रहे गायों की तरह, हाथ आगे रख नहीं रहे। याद होगा नहीं यही का यही। अब अपन एक एक करके पढ़ेंगे सुरक्षा युक्तियां, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं पहले ही कह रहा हूं, दो बार बोल दिया आपको, देख लो। पावर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट भाग स्टार्ट हो गया है, और आप हमेशा काम यहां पर करते हो वितरण प्रणाली में, और ये सामान्यतः हमेशा वितरण प्रणाली में ही लगती है। समझ गए ना। हो गया। अब तो हो गया। यही लिख रहे हो, कुछ और लिखने लगे। ज्यादा से ज्यादा 20 वर्ड होंगे, गिन ले। आगे कर लो पक्का। नोट के अंदर लिखना ये। हो गया। है ट्रांसमिशन लाइन में, हाँ दोनों में लगता है, ये किसी में भी आ सकता है। वो अलग, वो होता है अपन करते हैं पैरामीटर एनालिसिस के लिए, ठीक है। उसके पैरामीटर निकालने के लिए जनरली ट्रांसमिशन लाइन के 4 पैरामीटर होते हैं, उनको निकालने के लिए। हो गया। अब आ जाओ यहां पर,
अब एक बार लिखना बिल्कुल बंद कर लेना। पहली सुरक्षा युक्ति अपन स्टार्ट करें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। यहां पर सबके सब यहां पर देखोगे, देखो सबसे पहले अपन लिख रहे हैं क्या, फ्यूज। ऐसा कौन बंदा है जिसने फ्यूज नहीं देखा है? कितने प्रकार के हैं कोई एग्जाम में नहीं पूछता, इतना आपको भी आता है। फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं देखे भी होंगे आपने। कौन कौन से होते हैं? किटकैट फ्यूज होते हैं जिसे अपन रीवायरेबल फ्यूज भी कहते हैं, एसआरसी फ्यूज होते हैं और कार्टियाइज फ्यूज होते हैं, सेमीकंडक्टर फ्यूज होते हैं। इसके ऊपर अपन एक पॉइंट लिखेंगे, सबसे फास्ट फ्यूज कौन से होते हैं? सेमीकंडक्टर। तो यहां पर आ जाओ, अपन एक एक करके पॉइंट लिख रहे हैं। पहला सबसे पहले लिख रहे हैं अपन फ्यूज का सिंबल क्या होता है। मेरे ख्याल से सबको आता होगा, आता है या नहीं आता? फ्यूज का आपने पढ़ लिया ना सिंबल। तो फ्यूज का सिंबल क्या होता है? देखो जैसे ये अपनी लाइन आ रही है, ये अपनी लाइन जा रही है, तो ये आपने क्या कर दिया यहां पर, सही है या गलत है? पहला। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसा मिल सकता है आपको? देखो ये लाइन जा रही है, दिख रहा है, अपन ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं बना सकते? देखो आप, सही है या गलत है? वेरी गुड। नेक्स्ट, और क्या हो सकता है? ये मैंने अलग कलर का क्यों बनाया, कोई बता सकता है? क्योंकि देखो ये तो ओवरहेड लाइन है जो किसकी बनी होती है? एल्यूमिनियम की। फ्यूज पदार्थ हमेशा एल्यूमिनियम का नहीं होता, इसी कारण अलग पदार्थ का बनाया है। नेक्स्ट, और क्या हो सकता है फ्यूज का सिंबल? कभी कभार आपने देखा है, जैसे ये जो कार्टियज फ्यूज होते हैं उनका सिंबल कैसे होता है? कौन बताएगा? सही है या गलत है? तो ये सारे के सारे किसके सिंबल है? फ्यूज के। पहला पॉइंट। दूसरा क्या लिखेंगे? वर्गीकरण लिखूं या लिखने की जरूरत नहीं, कोई आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। अपन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में अपन लिख देंगे। आओ दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? पावर सिस्टम प्रणाली में सबसे सस्ती सुरक्षा युक्ति कौन सी होती है? तो यहां पर लिख दूं सबसे सस्ती सुरक्षा युक्ति। क्यों होती है कोई बता सकते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब फ्यूज तार मेल्ट हो जाता है तो आप कहीं दुकान नहीं जाते हो, वहीं आसपास में क्या देख सकते हो? कॉपर का वायर देखते हो और उसको उसके अंदर लगा देते हैं, देखा ही होगा आपने। लेकिन वास्तव में वो अपना खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। कॉपर कोई लगा तो सकते हैं लेकिन सामान्यतः फ्यूज तार कॉपर का नहीं होता है। तो सबसे सस्ती सुरक्षा युक्ति कौन सी होती है? फ्यूज होती है। अगला पॉइंट लिखूं या लिखने की जरूरत नहीं है? फ्यूज को हमेशा फेस वायर में लगाया जाता है, और ये मैंने पॉइंट पहले ही लिख दिया था कि सुरक्षा युक्ति जब भी आती है तो उसको हमेशा कहां पे लगाते हैं? फेज में लगाते हैं। लिखूं या लिख दिया पीछे? लिख दूं वापस? लिख दो। फ्यूज को किसमें? फेज वायर। फेज वायर में लगाया जाता है। अगला पॉइंट, फ्यूज की रेटिंग किसमें होती है? हैं? वेरी गुड, किसमें होती है? एम्पियर में। अरे फेज कुछ नहीं, एक तार ही तो होता है। तो क्या कहेंगे? फ्यूज की क्षमता किसमें होती है? एक याद रखना, जितने भी आप इलेक्ट्रिकल में उपकरण पढ़ते हैं सारी की सारी आपको रेटिंग याद होना कंपलसरी है। एक क्वेश्चन करके आओगे आप। फ्यूज की रेटिंग किसमें होती है? एम्पियर में। फ्यूज और एमसीबी दोनों की रेटिंग हमेशा एम्पियर में होती है। आप एमसीबी लेने जाते हो तो कहते नहीं हो कि इतने एम्पियर की एमसीबी अपने को जरूरत है। नेक्स्ट, अब एक यहां पे नोट डालो। नोट में क्या लिखेंगे? ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, सबसे फास्ट फ्यूज कौन सा होता है? या एक और पॉइंट लिखो पहले, फ्यूज किससे सुरक्षा प्रदान करता है? ओवरलोड से या शॉर्ट सर्किट से? दोनों से। आगे जब रिले पढ़ेंगे ना तो रिले अलग अलग प्रकार की होती है, फ्यूज को तो कोई लेना देना नहीं है। फ्यूज को तो उसकी क्षमता से तो यहां पर कुछ भी पता नहीं लगेगा कि ओवरलोड आया है या क्या आया है, शॉर्ट सर्किट। एमसीबी को यह पता लगता है, इसी कारण एमसीबी होती है फ्यूज से ज्यादा भरोसेमंद होती है, इसी कारण घरों में हमेशा एमसीबी का प्रयोग करते हैं। तो यह किससे सुरक्षा प्रदान करती है? यह ओवरलोड तथा, इसको तो कुछ नहीं करना है, जैसे ही ज्यादा धारा आई मेल्ट हो जाएगा। ओवरलोड तथा दूसरा लिख दूं क्या? शॉर्ट सर्किट। जैसे हिंदी में क्या कहते हैं? लघु परिपथ। शॉर्ट सर्किट दोनों से सुरक्षा करती है।
दोनों से क्या करती है, सुरक्षा करती है। अब यहां पर एक नोट लिख दो, क्योंकि ये आज के समय में पूछने लगे हैं। पहले तो ये 3 की बात होती है और आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, आपको कहना जब भी सबसे फास्ट, अगर वहां पर सेमीकंडक्टर युक्ति लिखी हुई है तो वो सबसे फास्ट होती है। तो क्या लिखा मैंने यहां पर, सबसे फास्ट फ्यूज कौन सा होता है, सेमीकंडक्टर फ्यूज। सेमीकंडक्टर एनटीसी होते हैं या पीटीसी होते हैं, स्टार करके इस नोट को लिखना। अब बात करते हैं अपन फ्यूज के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं। तो आओ यहां पर अगला पॉइंट क्या लिखेंगे अपन, फ्यूज पदार्थ, फ्यूज पदार्थ। एक बार तो क्वेश्चन ये आया था, निम्न में से किसका फ्यूज के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। वहां पर ऑप्शन में क्या कहते हैं देखो, कॉपर, लेड प्लस टिन, एल्यूमिनियम या लकड़ी। तो वहां पर सही क्या था, क्या ये क्वेश्चन कोई यहां थ्योरेटिकल में पढ़ेंगे अपन, ये तो आपके कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था कि वहां पर वास्तव में लकड़ी का तो प्रयोग करते भी नहीं है, करते तो एल्यूमिनियम का भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऑप्शन के अनुसार सबसे करेक्ट कौन सा था। बाकी फ्यूज के रूप में सामान्यतः अपन किसका प्रयोग करते हैं, स्टार करके लिखो, फ्यूज वायर के रूप में, फ्यूज वायर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं अपन, लेड प्लस टिन। पहले टिन बोलो क्योंकि टिन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों है, अरे कठोरता, मेनली कठोरता इसके ऊपर डिपेंड करती है टिन की मात्रा। टिन की मात्रा जितनी कम होगी फ्यूज उतना ही कठोर कम होगा। कहां से आ रहे हो, कॉपी लेकर, हाँ क्या बोला मैंने, फ्यूज में टिन की मात्रा जितनी कम होगी उतना ही उसकी कठोरता क्या होगी, कम होगी या मुलायमता ज्यादा होगी। अपन आगे पढ़ते हैं सोल्डर, पढ़ाई होगा, सोल्डर भी किसका बना होता है, इसी का बना होता है। वहां पर अपन 2 बहुत इंपॉर्टेंट सोल्डर पढ़ते हैं, एक तो इलेक्ट्रिशियन और एक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें दोनों में मात्रा इन्हीं की होती है। तो टिन प्लस किसकी मात्रा होती है, लेड। तो फ्यूज वायर अगर आपको कह दे किसका बना हुआ है, वहां पर अगर ये ऑप्शन है तो सबसे ज्यादा अपन इसको सही मानेंगे। जिसमें टिन की मात्रा कितनी होती है, वेरी गुड 63%, और लेड की मात्रा कितनी होती है 37। और ये सोल्डर भी होता है, कोई बता सकते हैं इस सोल्डर को क्या कहते हैं अपन, क्या ये इलेक्ट्रिशियन सोल्डर है या इलेक्ट्रॉनिक सोल्डर है, ये इलेक्ट्रॉनिक सोल्डर है। इलेक्ट्रिशियन में यही मात्रा होती है 60 और 40 की। तो फ्यूज वायर के रूप में टिन प्लस लेड का प्रयोग किया जाता है। आगे आए अपन, दूसरा अपने को पूछते हैं इसका क्या गुण होता है, किसका, फ्यूज पदार्थ का। तो देखो आप, मैं आपको एक तुलना करके बनाऊंगा, आप खुद देखोगे। ये अपना क्या है जिसके अंदर अपन फ्यूज पदार्थ को रखेंगे, ये आपकी क्या है देखो, एल्यूमिनियम वायर है, जिसके सीरीज में अपन क्या रखेंगे, फ्यूज को जोड़ेंगे। दिख रहा आपको, ये आपका है फ्यूज पदार्थ। अब एक बार देखते रहना, आप बहुत कुछ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देके जाओगे। देखो ये लाइन है, या तो कॉपर की होगी, वायरिंग की बात करेंगे तो कॉपर की होगी, और जनरल पारेशन में बात करते हैं तो अपन एल्यूमिनियम की होती है। तो ये वाला पदार्थ है, ये तो है अपना एल्यूमिनियम। यहां पे लिख दो 2 बातें। पहली बात क्या है, एल्यूमिनियम का गलनांक बिंदु कितना होता है। वैसे मैं अभी आपके बहुत इंपॉर्टेंट टेबल बनाऊंगा। गलनांक बिंदु कितना होता है, वेरी गुड 660 डिग्री सेंटीग्रेड। कहीं पर लिखा होता है 660.8, वो आप अपने आप सही कर दोगे। गलनांक बिंदु कितना होता है। दूसरी बात, अपन बात करते हैं इसकी प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो इसकी प्रतिरोधकता होती है अपने 2.65 इंटू, आप देखो ये कंडक्टर है या नहीं है, कंडक्टर की कली मैंने बताई थी किस क्रम में होती है, 10 की घात -8। तो 2.65 इंटू 10 की घात -8 प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। हो गया। अब अपन इसके अंदर आते हैं, ये अपना जो पदार्थ है कौन सा, ये वाला दिख रहा है आपको, ये को क्या है आपका फ्यूज वायर। अब देखो आप, अपन कॉपर का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते। वास्तव में कॉपर का प्रयोग करने पर मोटरें जलती क्यों है, क्योंकि कॉपर का गलनांक बिंदु कितना होता है 960। कितना होता है 960। अरे ये सॉरी 1083, सही बात है, इतना अधिक होता है। तो पहले बताओ आप, ये पहले मेल्ट होगा या ये पहले मेल्ट होगा। अरे एल्यूमिनियम पहले मेल्ट हो जाएगा, फ्यूज वायर तो अभी तक मेल्ट नहीं हुआ है। जबकि अपन क्या कहते हैं, जैसे ही ज्यादा धारा आए फ्यूज वायर को क्या होना जरूरी है, मेल्ट। इसी कारण कभी भी कॉपर का प्रयोग नहीं करना, लेकिन फिर भी अपन तो करते हैं, फिर अपने मोटरें जलती है।
तो फ्यूज वायर के रूप में अपन किसका प्रयोग करते हैं? तो फ्यूज वायर के रूप में अपन करते हैं, यहां पर देखो, एक तो टिन, किसका? टिन प्लस लेड। रीजन क्या है यहां पर देखते रहो, एक तो टिन का प्रयोग करते हैं, एक लेड का। टिन की मात्रा ज्यादा क्यों रखते हैं ये भी समझा देता हूं, क्योंकि टिन का जो गलनांक बिंदु होता है वो कितना होता है? 231 हाँ 232 लिख दो भले, कितना होता है? 232, किसका? टिन का। और इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो कितनी होती है? कौन बताएगा? इसकी प्रतिरोधकता लगभग होती है, बोलो, 1.08 इंटू 10 की घात -6 ओम मीटर। तो देखो प्रतिरोधकता, देखो प्रतिरोधकता किसकी ज्यादा है? अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अपन तुलना हमेशा करते हैं तो पास से करते हैं या किसी और से करते हैं? देखो घर में कोई एक बंदा जॉब लग जाता है ना, तो हमेशा ज्यादा क्या होती है? क्या हो जाती है? ज्यादा मिर्ची लगने लग जाती है। क्यों? क्योंकि जब एक ही जॉब लग जाती है और दूसरा बेरोजगार रह जाता है तो घर में हर कोई उससे तुलना करने लग जाता है। तो यहां पर भी तुलना करेंगे तो अपन इसके साथ करेंगे, क्योंकि मेल्ट इसको और इसको होना है। तो देखो फ्यूज पदार्थ का गलनांक कम होता है या ज्यादा होता है? तो पहली क्वालिटी, फ्यूज पदार्थ का गलनांक हमेशा क्या होना जरूरी है? कम। दूसरी, प्रतिरोधकता किसकी ज्यादा होती है? एल्यूमिनियम की ज्यादा होती है, क्योंकि आपको पढ़ना ज्यादा आ रहा है। कौन सा कम है इसमें? अब मैं नहीं बताऊंगा, देख लो है, एल्यूमिनियम कम है। क्यों कम है? यहां पर मत देखना 2.65, यहां पर देखो ये 10 की घात -8 है, ये 10 की घात माइनस लगभग 100 गुना ज्यादा है। इसका मतलब फ्यूज पदार्थ का गुण क्या होता है? आप देखो, कम गलनांक बिंदु वह प्रतिरोधकता क्या? अधिक। लेकिन बहुत सारे एग्जामिनर है जो इसको कम भी मानता है, तो ये आपको देखना, तुलना करके मैंने बता दिए। इसी प्रकार बात करते हैं इसके गलनांक बिंदु की, तो इसका गलनांक बिंदु कितना होता है? 327 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो कितनी होती है? इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो 31 इंटू 10 की घात -8 क्या ओम मीटर। तो इससे ज्यादा है या नहीं है? तो इसी कारण अपने को ये एक भी बात याद नहीं रखनी है। अपने को अब याद क्या रखना है? अपने को याद रखना है फ्यूज पदार्थ का गुण क्या होता है। तो यहां पे लिख दूं इसका गुण, बताओ क्या लिखोगे? तो यहां पे लिखूंगा मैं, गुण होता है कम गलनांक बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम गलनांक बिंदु, कम को लिख दो निम्न, मेल्टिंग पॉइंट होता है निम्न। वह उसकी कंडक्टिविटी क्या होनी जरूरी है? ये अपन गलती करते हैं, अगर वहां पर कंडक्टिविटी लिखा हुआ है तब अपन क्या लिखेंगे? अधिक। अब देखो यहीं से अपन में दूसरा पॉइंट निकालते हैं, या तो ये तो एकदम एक्यूरेट है, या फिर दूसरा पॉइंट क्या होता है? यहां कंडक्टिविटी न देकर क्या देगा? इसका गलनांक बिंदु निम्न, वह प्रतिरोधकता क्या होती है? अब यहां पर देखो और एक वर्ड मिलता है, जब प्रतिरोध की बात करते हैं तो यहां पर क्या लिखा हुआ मिलेगा? बोलो, निम्न प्रतिरोध लिखा हुआ मिलेगा। प्रतिरोध कभी भी ज्यादा नहीं होता, क्योंकि अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो वह धारा को जाने ही नहीं देगा। अब लिख रहे अपन तीसरी बात। तीसरी बात क्या है? या इन दोनों में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम इस तीसरे में है। निम्न गलनांक बिंदु वह, अब ऑप्शन के अनुसार लिखूंगा मैं, यहां पर क्या लिखूंगा? इसकी प्रतिरोधकता क्या लिखूंगा? अब आप अपने एग्जामिनर में देख लेना एक बार, दो बार पहले वाला क्वेश्चन उठाकर कि अपना जो ये बोर्ड है जो आपका एग्जाम लेता है वो निम्न प्रतिरोधकता मानता है या अधिक। क्योंकि मैंने देखे राजस्थान में जो इंटरनल जो भी एग्जाम होते हैं वो तो हमेशा निम्न मानता है, नहीं सॉरी अधिक मानता है, लेकिन स्टेट जो अपने बाहर सेंटर के जो भी एग्जाम होते हैं वो हमेशा क्या मानता है? निम्न। तो इस कारण ये पॉइंट एक आप देख सकते हो, ठीक है ना? कभी कभार कहते हैं किस्मत। तो वापस देखो, अपन ने यहां पर 2 पॉइंट लिखे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट क्या लिखे? फ्यूज पदार्थ किसका बना होता है? लेड प्लस टिन का। दूसरी बात क्या लिखी? फ्यूज पदार्थ का गुण क्या होता है? तो अपन लिखते हैं निम्न प्रतिरोधकता वह निम्न प्रतिरोध, याद रह जाएगा। अब अपन मैं यहां पे एक नोट करके टेबल बनाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखता हूं आपको कितना आता है। विद्युत में कौन कौन से पदार्थों का प्रयोग करते हैं और कहां पर अपन करते हैं। करूं स्टार्ट? तो यह आपको अभी नहीं बनानी है, बाद में बनाते रहना है, क्योंकि अभी आप टाइम लोगे ज्यादा। यहां पे केवल टेबल में मैं लिख रहा हूं पदार्थ का नाम। मेरा काम यह है, क्या लिखना है? पदार्थ का नाम। आपका काम क्या है? आपका काम है उसका अगर गलनांक बिंदु इंपॉर्टेंट है तो उसका आपको क्या बताना है? गलनांक बिंदु भी बताना है। इंपॉर्टेंट नहीं है तो डैश लगा देना।
दूसरी बात क्या है, अगर उसकी इंपॉर्टेंट है प्रतिरोधकता तो उसकी प्रतिरोधकता लिखनी है, नहीं तो नहीं लिखनी है। तीसरी बात क्या लिखनी है, अगर उसमें कोई विशेष बिंदु है तो उसकी विशेषता लिखनी है और उसका विद्युत में अपन कहां पर उपयोग करते हैं। स्टार करके इस टेबल को अगर याद रख लिया ना, एक क्वेश्चन आप एग्जाम में करके आओगे। मैं विद्युत में सारे के सारे धातुएं लिखा दूंगा जिसका उपयोग अपन कहीं ना कहीं करते हैं। आ जाओ यहां पर, मैं एक एक करके नाम लिखना स्टार्ट कर रहा हूं, आप मेरे को उनकी विशेषता बताते रहना। मैं कर रहा हूं तापमान के आधार पर। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया है, ये तो अभी लिखा भी था मैंने, टिन प्लस लेड, दो एक साथ ही लिख दिया है। ये पहली, ये दूसरी। गलनांक बिंदु कोई याद रखने की जरूरत नहीं, कोई एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा। प्रतिरोधकता कोई याद नहीं रखनी है। इंपॉर्टेंट याद क्या रखना है, इन दोनों का उपयोग अपन कहां पर करते हैं, फ्यूज तार तथा, दोनों बोलो, फ्यूज तार तो अपने पहले ही लिख दिया है। फ्यूज तार वह कौन सा, तो फिर पूरा कौन बोलेगा, नरम सोल्डर, क्योंकि नरम सोल्डर की अपन खासियत जानते हैं, इसका गलनांक बिंदु सदैव किसे कम होता है, 450 या 300 डिग्री सेल्सियस से अपन कम मानते हैं। तो देखो टिन प्लस लेड का उपयोग अपन कहां पर करते हैं, दिख गया। नेक्स्ट, इसके बाद लिखते हैं नंबर थर्ड, कौन सा आएगा, आपके सामने आएगा, समझ गए, एल्यूमिनियम। गलनांक बिंदु कितना होता है, स्टार करके लिखो, वेरी गुड, डिग्री सेल्सियस। प्रतिरोधकता कितनी होती है, 2.65 इंटू 10 की घात -8। कहां पर उपयोग में लेते हैं, पारेषण वह वितरण में। हमेशा प्रायोरिटी इसी को देंगे, पारेषण और वितरण में। वैसे तो अपन वायरिंग में भी इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन वायरिंग में अगर कॉपर है तो कॉपर को प्रायोरिटी देंगे, इसको नहीं देंगे, याद रह जाएगा। नंबर थर्ड। आओ आगे बात करते हैं नंबर फोर्थ। नंबर फोर्थ, इसके बाद किसका गलनांक की बात करते हैं अपन, कॉपर, सीधा बीच में नहीं आएगा आपके सामने, सिल्वर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वापस एक और पदार्थ आपके सामने आ गया है। कितना होता है गलनांक बिंदु, 960 डिग्री सेंटीग्रेड। कितनी होती है प्रतिरोधकता, जैसे ही आपने ये पॉइंट लिखा तो एक पॉइंट आ गया आपके सामने। सबसे कम प्रतिरोधकता किसकी होती है, इसकी होती है। कितनी होती है, इसी कारण आपको याद रखना बहुत जरूरी है। क्या लिखूंगा, सबसे कम प्रतिरोधकता। जब प्रतिरोधकता सबसे कम है तो प्रतिरोधकता का उल्टा क्या होता है, वेरी गुड, कम होगी अधिक। दोनों पॉइंट याद रह जाएंगे। दूसरा, बताओ इसका उपयोग कहां पर करते हैं, केवल जो महंगी उपकरण होते हैं उनके कांटेक्ट बनाने में। जैसे अपन लिखते हैं यहां पर रिले, वह, ये क्या लिखा हुआ पढ़ो तो, सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट पूछ रखा है, रिले व सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट किसके बने होते हैं, याद रह जाएगा। नेक्स्ट, आगे आओ, बात करते हैं अपन नंबर 5। इसके बाद कौन सा आएगा, कॉपर। कितना होता है, 1083 या 1085, जो आपकी मर्जी है वो लिख देना। कितना होती है प्रतिरोधकता, 1.72 या 1.67, एक मिलेगा आपको, क्योंकि प्रतिरोधकता तापमान पर निर्भर करती है। कहां पर उपयोग करते हैं अपन इसका, वायरिंग वह, तो दोनों बोलो ना। आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप देखो ये क्वेश्चन है इसमें, मशीनों की वाइंडिंग या मशीनों में वाइंडिंग के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर। पूरा वर्ड बोलो, लेकिन है तो कॉपर ही, क्योंकि वहां पर दो प्रकार, एक तो पीवीसी मिलेगा, एक सुपर कॉपर मिलेगा। तो जो मशीनें पानी के अंदर रहती है उसमें तो होता है अपना पीवीसी कॉपर, और जो मशीनें पानी के अंदर नहीं रहती है उसमें अपना होता है सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर। वैसे अपन वाइंडिंग में पढ़ेंगे, पता तो लग गया कॉपर होता है। नेक्स्ट, आगे आओ। इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, लिखो यहां पर नाइक्रोम। एक और इंपॉर्टेंट बात निकल गई यहां पर, नाइक्रोम किसका मिक्सर होता है, वेरी गुड, निकेल प्लस क्रोमियम। किसका होता है, तो ये भी लिख दूं यहां पर, ये होता है अपना मिक्सर होता है निकेल का, प्लस इसमें किसकी मात्रा होती है, क्रोमियम की। कितनी बार एग्जाम में पूछ रखा है, निकेल की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 80%, और क्रोमियम की होती है 20%। गलनांक बिंदु कितना होता है इसका, पूछ रखा है कई बार, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड।
प्रतिरोधकता कोई जरूरी नहीं है क्योंकि मिक्सर धातु है। बात करते हैं इसका उपयोग कहां पर करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने पढ़े भी होंगे घरेलू उपकरण, हीटिंग अवयव। जैसे अब मैं एक वर्ड से सारे जैसे आपने बता सकते हो ना, जैसे आपकी इमर्शन रोड होती है, प्रेस होती है, कौन सी प्रेस, विद्युत प्रेस, हीटर होता है, गीजर होता है, इन सब के आपको कहें ना जो हीटिंग एलिमेंट वो हमेशा किसका बना होता है, नाइक्रोम का। याद रह जाएगा या नहीं रहेगा? तो अगला क्या है आपके सामने, नाइक्रोम किसका मिक्सर होता है, निकेल प्लस क्रोमियम। फिर भी याद नहीं रहे तो लिख दो यहां पर, जैसे मैं लिख दूं यहां पर क्या लिखा मैंने, विद्युत प्रेस, और लिख दूं क्या, गीजर, और लिख दूं क्या लिखूं, बोलो, इमर्शन रोड, और बताओ डॉट डॉट डॉट। समझ गए? नेक्स्ट आगे आ जाओ। बात करते हैं अपन अगले नंबर 7, कौन सा लिखूं, यूरेका, स्टार करके लिखना यूरेका को। तो यूरेका किसका मिक्सर होता है, हैं, कॉपर प्लस, हैं, जोर से बोलो, निकेल। कॉपर की मात्रा कितनी होती है, अब ये देखो कहीं पर 60-40 लिखा होता है, कहीं पर कौन सी लिखूं, तो ये 60 होगा तो ये कितना होगा, और ये अगर 55 होगा तो ये इतना आपको आता है। यूरेका कोई आपको प्रतिरोधकता नहीं पूछेगा, उपयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये डालो यहां पर स्टार। यूरेका वायर का उपयोग अपन कहां पर करते हैं, एक तो ये रहा आपके सामने फैन रेगुलेटर। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये भी आ गया कि फैन में फैन रेगुलेटर का कार्य क्या होता है, वोल्टेज को कम ज्यादा करना। कभी मत कह देना डायरेक्ट आपकी गति को कंट्रोल करता है, वो करता है वोल्टेज को नियंत्रित। तो यूरेका का उपयोग कहां पर करते हैं, एक तो याद रखो आप रियोस्टेट। रियोस्टेट देखा है नहीं देखा है, किसने नहीं देखा है रियोस्टेट, नहीं मैं अभी खड़ा करके पूछ रहा हूं, नहीं देखा आपने रियोस्टेट, आईटीआई किया आपने, हाँ इधर कोने में स्टार्ट होता, आईटीआई किया आपने, कितनी साल के गए हो, 2 साल, और आपने रियोस्टेट नहीं देखा है, वाह वाह वाह। क्या देखा फिर आपने कॉलेज में, आवाज नहीं, कोई बीच में नहीं बोलेगा, क्या देखा फिर कॉलेज में, हैं, क्या देखा, देख लो आप, हाँ है, देख लेना आप क्या देखा इन्होंने, ये बता रहे हैं आपको, क्योंकि मुंह से बोल नहीं रहे वैसे बता रही, आप समझ जाना। अब बताओ बताओ, नहीं देखा रियोस्टेट, आप बताओ, आपने भी नहीं देखा, और 2 साल कॉलेज में आईटीआई करके आगे की नहीं, घर बैठ के कर ली है, अब चल रही है, तो अब चल, अब तो देख ले, हाँ कोई बात नहीं, ये कह रहा हमारी बारी क्यों आई, तू बता दे कहां देखा तूने, हाँ कॉलेज में कहां पर था, कौन से रूम में था, हैं, वर्कशॉप में, वर्कशॉप में इस बंदे ने क्या देखा है, रियोस्टेट देखा है। वर्कशॉप में कहां पर क्या उसे क्या काटते हैं फिर, रियोस्टेट से काटते नहीं तो वो, हाँ ठीक है, तो अब इसने थोड़ा बहुत तो देखा था, ठीक है। रियोस्टेट परिवर्तित प्रतिरोध होता है, क्या होता है आपका, परिवर्तित प्रतिरोध, जिसके 3 टर्मिनल होते हैं, जिसके द्वारा अपन प्रतिरोध को बदलकर किसके मान को बदलते हैं, धारा की, और होता है किसमें, ये पिछली बार पूछा गया था, फैन रेगुलेटर। फैन रेगुलेटर में हमेशा कौन सा प्रतिरोध होता है बोलो, यूरेका। हो गए, नेक्स्ट आगे आओ, बात करते हैं अपन अगले नंबर 8, क्या है आपके सामने देखो, मैग्नीन, बहुत इंपॉर्टेंट। बात करते हैं किसका मिक्सर होता है, तो ये होता है आपके कॉपर प्लस मैग्नीन प्लस, क्या बोलो ना, अरे इतने लोग बैठे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, कॉपर की मात्रा लगभग कितनी होती है, 84, लगभग बोल रहा हूं। मैग्नीन की मात्रा लगभग कितनी होती है, पीछे कितनी रहेगी, कितनी होती है, 4%। कोई नहीं पूछेगा आपको गलनांक, कोई नहीं पूछेगा आपको प्रतिरोधकता। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे कम ताप गुणक किसका होता है, सबसे कम ताप गुणक। ताप गुणक का मात्रक क्या होता है, वेरी गुड, प्रति डिग्री सेल्सियस। देखो अपने आप में ऐसे क्वेश्चन पूछने सीख लो, सबसे कम ताप गुणक है, इसका मतलब क्वेश्चन आता है सबसे कम तापमान से प्रभावित कौन सा पदार्थ होता है, मैग्नीन होता है। बात करते हैं यहां पर कि ताप गुणक होता कितना इसका, तो 0, 000, 000, 25 प्रति डिग्री
सेल्सियस। तो ताप गुणक का मात्रक क्या होता है? प्रति डिग्री सेल्सियस। कहां पर उपयोग में लेते हैं? तो लिखो मापांक यंत्रों के क्या परास बढ़ाने में। मापांक यंत्रों के आगे अपन पढ़ेंगे अमीटर की परास कैसे बढ़ाते हैं, वोल्ट मीटर की परास कैसे बढ़ाते हैं। परास का मतलब समझते हो ना? आपने अमीटर देखे होंगे अलग अलग रेंज के, 10 एम्पियर का देखा होगा, 20 एम्पियर का देखा होगा, 100 एम्पियर का देखा होगा। तो ये परास अपन किसके द्वारा बढ़ाते हैं? इस मैग्नीन के वायर के द्वारा। या तो उसके समांतर क्रम में जोड़ेंगे या उसको बाद में बात करेंगे। तो कहां पर उपयोग में लेते हैं? मापांक यंत्रों में। या फिर उपयोग में लेते हैं कहां पर? रियोस्टेट। रियोस्टेट में प्रायोरिटी तब देंगे जब अपना ऑप्शन में यूरेका नहीं है। अगर यूरेका है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा किसको देंगे? यूरेका को। नेक्स्ट आगे आओ। और कौन सा पदार्थ काम में लेते हैं अपन? पीतल। लेते हो या नहीं लेते हो? आप ही बताओ। पीतल का उपयोग विद्युत में कहां पर करते हैं अपन? एक तो टर्मिनल में, एक होल्डर। सही बात है या नहीं है? कोई अब आपका होमवर्क क्या है? पीतल किसका मिक्सर होता है? वेरी गुड, तांबा प्लस जस्ते का। बहुत अच्छा है, कम से कम ये तो आया। तांबा प्लस जस्ता, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी रखा है। कितनी कितनी मात्रा होती है? मेरे ख्याल से 60 और 40 होती है। एक बार देख लेना आप, ये आपका काम है, देख लेना एक बार, कंफर्म कर देना। कहां पर उपयोग करते हैं? एक तो अपन लिखेंगे टर्मिनल में, देखे होंगे, खोल के देख लेना। अब यहां पर ये बोलते हैं ये जो बोर्ड है ये किसका बना होता है? बैकेलाइट का। किसका बना होता है हमेशा? बैकेलाइट का। एक तो अपन टर्मिनल में करते हैं और अपन कहां पर करते हैं? तो लिख दो होल्डर। आपने पढ़े भी होंगे मेरे ख्याल से घरेलू अप्लायंसेस, उसमें आपने पढ़े भी होंगे बल्ब होल्डर कितने प्रकार के होते हैं, पढ़ लिए ना? नेक्स्ट एक और लिखो, कौन सा? नंबर 10। कौन सा है आपका? कार्बन। अभी तक अपन ने जितना लिखे हैं पदार्थ उसमें एकमात्र जो एनटीसी है वो ये है, बाकी सारे के सारे क्या थे? पीटीसी। एग्जाम का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ एनटीसी होता है? वहां पर ऑप्शन में आपको कार्बन मिलेगा। क्या होगा? कार्बन। बात करते हैं यहां पर क्या लिख रहे थे अपन? गलनांक बिंदु कितना होता है? लगभग 3550। प्रतिरोधकता कोई जरूरी नहीं है क्योंकि कार्बन सेमीकंडक्टर पदार्थ होता है, प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होती है। कहां पर उपयोग करते हैं अपन? है एक तो याद रखो मशीनों के, अरे कार्बन बुर्स बोल रहे हो फिर लिख क्यों रहे हो? ये सारे के सारे पदार्थ आपके विद्युत में काम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? अब एक बार इसको नोट करो आप, ये फिर अपन आगे बढ़ते हैं फ्यूज के ऊपर। तो देख लो फ्यूज कितना इंपॉर्टेंट है, आप खुद देखते रहो। सर पीतल को रोटर में भी लेते हैं ना? रोटर में पीतल कहां पे लेते हैं भाई? वो अलग चीज है, डायरेक्ट अपन थोड़ी कांटेक्ट में लेते हैं। रोटर किसका बना होता है? कहते कह देते तो क्या पीतल का बना होता है? तो फिर वो ऐसे कभी ऑप्शन नहीं पूछते अपने को। विद्युत में जो डायरेक्ट आपको दिखते हैं ना वो ज्यादा पूछते हैं। सबसे कम ताप गुणक कथाल का होता है। कथाल क्या होता है भाई? है कथाल, ये पहली बार मैंने सुना यहां पर। वो कॉन्स्टेंट तो जरूर सुना मैंने, वो उसी का, वो यूरेका का ही अन्य नाम होता है लेकिन उसका भी मैग्नीन से अधिक होता है। लिखो जल्दी से। मैग्नीन जेडटीसी नहीं है क्या? नहीं, जेडटीसी कोई है ही नहीं। आप भी नहीं हो जेडटीसी। तो खेतों में काम करना 10-15 दिन, वापस आओगे ना तो पता भी नहीं लगेगा कि वही बंदा है या दूसरा है, ठीक है? ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो जेडटीसी है। हर पदार्थ तापमान पर निर्भर करता है। केवल अपन लिखते हैं ये जेडटीसी, अगर जेडटीसी होता तो ये परिवर्तित ही क्यों होता है? क्या ऐसा कोई पदार्थ है जो जेडटीसी है? बिल्कुल नहीं है, ही नहीं। हो गया?
तो फ्यूज पदार्थ का गुण क्या होता है, किसका बना होता है और कितना परसेंटेज होता है, 3 बातें तो हमेशा याद रखना, कभी भूलना मत। अब तो हो गया, नोट करो इसको। क्या, थोड़ा फास्ट लिखो। नेक्स्ट हेडिंग डालो, फ्यूज शब्दावली। उस टेबल बाद में बनाने रहता है, वो तो मैंने आपको वैसे ही लिखा ही है, ये यहाँ आप जहां बनाना है बनाते रहना है, आपको हिंट देने के लिए, ताकि एक क्वेश्चन इस टेबल से आएगा, ये नहीं कि यहीं पर बैठ के उतारने लग जाओ, घर पर बैठ के उतारो। पूछ रहा है किसी फ्यूज वायर की अधिक प्रतिरोधकता कैसे हो सकती है, तो ये क्या लिखा हुआ समझा है अभी आपको मैंने। आप ऐसे करो, क्वेश्चन को वापस पीछे करो एक बार। एल्यूमिनियम और टिन में प्रतिरोधकता किसकी ज्यादा होती है, इसी के हिसाब से मैंने बोला तुलना हमेशा पास वाले से की जाती है, दूसरे से नहीं। तो इन दोनों की तुलना करेंगे तो हमेशा प्रतिरोधकता फ्यूज वायर की क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, फ्यूज शब्दावली। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 शब्दावली। हो गया, अब तो आ जाओ, इसको बाद में घर बैठकर आराम से बना लेना, कोई कमेंट मत करना कि ये बनानी है, आराम से घर पर बैठकर ये आ जाओ। यहां पर लिखो फ्यूज शब्दावली। अब एक बार लिखना बंद कर दो, यहां पर देखो, ये शब्दावली है जो आपको कंफ्यूज करेगी हमेशा। एक अपने कल इंसुलेटर में लिखी थी, याद हो तो, पंचर वोल्टेज और फ्लैश ओवर वोल्टेज, और इंपॉर्टेंट है ये, यहां पर पूछते हैं अपने एग्जाम में। 3 शब्दावली आएगी। एक होती है जिसे अपन कहते हैं निर्धारित धारा, क्या कहते हैं, निर्धारित धारा, या इसको इंग्लिश में कहते हैं अपन रेटेड करंट। क्या होती है, कौन बताएगा,
रेटेड करंट क्या होती, कौन बताएगा? वह अधिकतम धारा जहां तक फ्यूज क्या करता है, कार्य कर सकता है। अगर उससे अधिक धारा होगी फ्यूज क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, वह अधिकतम धारा जहां तक फ्यूज, अपन ऊपर ऊपर रेटिंग नहीं लिखी हुई देखी क्या आपने, मतलब एक फ्यूज वायर लेकर आए हो और उसके ऊपर लिखा हुआ मान लो 20 एम्पियर, मतलब वो 20 एम्पियर तक धारा काम कर सकता है। 20 एम्पियर से कम कितनी भी हो सकती है, लेकिन 20 एम्पियर से 20.1 नहीं हो सकती है। तो ये अधिकतम धारा होती है, न्यूनतम धारा होती है, अधिकतम धारा। तो क्या लिखेंगे अपन, वह अधिकतम धारा, वह अधिकतम धारा जहां तक क्या, जहां तक फ्यूज वायर क्या, फ्यूज वायर कार्य कर सकता है। और कार्य करने का मतलब वो मेल्ट नहीं होगा, कार्य कर सकता है, अर्थात फ्यूज वायर मेल्ट नहीं होगा, अर्थात फ्यूज वायर या फ्यूज तार क्या नहीं होगा, फ्यूज तार मेल्ट, मेल्ट का मतलब समझते हो ना, गलेगा नहीं। आओ आगे, अगली जो आपको कंफ्यूज करेगी वो है ये, क्या है, फ्यूजिंग धारा। फ्यूजिंग धारा क्या होती है, वह न्यूनतम धारा जहां पे फ्यूज वायर मेल्ट हो जाता है। बाकी अधिकतम तो कितनी भी हो सकती है। तो क्या लिखेंगे आप बताओ, वह न्यूनतम धारा जहां पे फ्यूज वायर मेल्ट हो जाता है उसे क्या कहते हैं अपन, वह, वहां पे लिखा था अधिकतम और यहां पर अपना, वह न्यूनतम धारा जहां पर फ्यूज वायर क्या हो जाता है, फ्यूज तार मेल्ट हो जाता है, उस न्यूनतम धारा को क्या कहते हैं, न्यूनतम धारा को क्या कहते हैं अपन, फ्यूजिंग धारा कहते हैं। अब आप बताओ मेरे को, फ्यूज की फ्यूजिंग धारा ज्यादा होती है या निर्धारित धारा ज्यादा होती है? वेरी गुड, सबको समझ में आया नहीं आया, क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि यहां पर देखो मेल्ट, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं जैसे वेट लिफ्टिंग आपने देखा नहीं देखा, होता ना गेम, ये आदमी है जो वेट को उठा रहा है, वेट को उठाते नहीं उठाते, ये आदमी वेट को उठा रहा है, जैसे 100 किलो उठा लिया इसने, 101 उठा लिया, 102 उठा लिया, 103 उठा लिया, और जैसे ही 103.4 किलो दिया तो ये नहीं उठा पाया। तो बताओ इसकी क्षमता कितने किलो उठाने की है, 103। ये तो हुई इसकी क्षमता, जैसे फ्यूज की अपन रेटिंग कहते हैं नहीं कहते हैं, तो ये तो हुई क्षमता। अब ये कितने किलो को नहीं उठा पाया, न्यूनतम किलो कौन सा है, ये। तो जब ये इसको नहीं उठा पाएगा तो क्या इसको उठा पाएगा, क्या इसको उठा पाएगा, क्या इसको उठा पाएगा, ये तो सब अधिकतम हुए। तो वह कम से कम भार जो ये नहीं उठा पाएगा वो उसकी क्या होगी, फ्यूज हो जाएगा, मतलब उसका खेल वहां पर क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा उसका खेल। तो वही बात होती है फ्यूज में भी, कि वह धारा जहां तक फ्यूज अपना मेल्ट नहीं होता है वो तो उसकी कहलाती है रेटेड, और जहां पे फ्यूज मेल्ट हो जाता है वो कम से कम धारा क्या कहलाती है, फ्यूजिंग धारा। इसका मतलब फ्यूज की हमेशा फ्यूजिंग धारा ज्यादा होती है, किससे, ये रिलेशन पूछ रखा है, फ्यूजिंग धारा हमेशा ज्यादा होती है किससे, निर्धारित धारा से। तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्दावली और बन रही है। शब्दावली क्या बनती है, कोई बता सकता है? परगलन घटक, फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, देखो। तो अगला वर्ड क्या बना नंबर 3 पर, जिसे अपन कहते हैं परगलन घटक, अर्थात इंग्लिश में कहते हैं फ्यूजिंग फैक्टर। कितनी बार ये फॉर्मूला अपने एग्जाम में पूछ रखा है, जो अपने पहले वाले लिखे हैं ना वही इसकी डेफिनेशन है। पहला पॉइंट, फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर सदैव इकाई से अधिक होता है। किसी भी फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर हमेशा, अरे 1 से कम होगा तो वो आपके मोटरों को कार्य ही नहीं करने देगा, जैसे ही आपने सप्लाई को ऑन किया उसी टाइम वो ट्रिप हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे अपन, फ्यूज का प्रगलन घटक सदैव इकाई से अधिक होता है, प्रगलन घटक सदैव इकाई से क्या होता है, बट जिस फ्यूज का इकाई के जितना पास होगा वो फ्यूज उतना ही बेस्ट माना जाएगा, क्योंकि जैसे ही फॉल्ट आया उसी टाइम टिप कर देगा अपने मशीन को। प्रगलन घटक सदैव इकाई से अधिक होता है।
अब आप कहोगे सर इकाई से अधिक क्यों होता है, तो देखो अपन ने अभी लिखा था प्रगलन घटक का फॉर्मूला क्या होता है, तो दो वर्ड अपने लिखे थे। प्रगलन घटक का फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर होगा आपका न्यूनतम फ्यूजिंग धारा, न्यूनतम फ्यूजिंग धारा, और ऊपर नीचे होगा आपका क्या, अधिकतम निर्धारित धारा। और ज्यादातर लोग न्यूनतम और अधिकतम देखकर आते हैं, आगे वाला वर्ड भी नहीं देखते हैं। अधिकतम निर्धारित धारा फॉर्मूला याद रखना एग्जाम के लिए। अब आपको तो उदाहरण के द्वारा बता दूं, जैसे मैंने कहा एक फ्यूज है जिसकी क्षमता लिख रखी है आपके कितनी, 30 एम्पियर, तो प्रगलन घटक क्या होगा, आप देखो क्षमता कितनी दे रखी है आपने, 30। अब इसका मान हमेशा 30 से कम होगा या अधिक होगा, जैसे मैंने लिख दिया 30.2, जैसे ही इसमें धारा 30.2 होगी अपने आप में क्या हो जाएगा, मेल्ट। अब भाग दो तो इसका मान 1 से कम आएगा या 1 से अधिक आएगा, तो यही तो मैंने लिखा है, क्योंकि प्रगलन घटक का मान हमेशा इकाई से क्या होता है, अधिक होता है। अब मैंने साथ में यह भी पॉइंट बोला है कि प्रगलन घटक का मान जितना इकाई के पास होगा वो फ्यूज उतना ही बेस्ट माना जाएगा, क्योंकि अगर प्रगलन घटक का मान आपने 2 दे दिया तो वो फ्यूज कोई काम का नहीं है, क्योंकि जब तक वायर मेल्ट नहीं होगा उससे पहले तब तक उपकरण जल जाएंगे। फिर अगर अपना फ्यूज मेल्ट भी हो जाए तो क्या काम का, समझे। तो यहां पर लिखो कि किस फ्यूज का प्रगलन घटक कितना होता है, तो आ जाओ यहां पर, इसके आधार पर अपन 2 फ्यूज पढ़ते हैं, कौन कौन से, एक आप पढ़ते हो एसआरसी फ्यूज, एग्जाम में इसका पूरा नाम पूछ रखा है, बताओ, वेरी गुड, इसका पूरा नाम होता है हाई रैप्सिंग कैपेसिटी फ्यूज, जिसका फ्यूजिंग फैक्टर सबसे कम होता है। फ्यूजिंग फैक्टर समझ आओगे क्या लिखा हुआ है, लिख दो भले पूरा, नहीं तो बाद में देखते रहोगे। फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, सबसे कम, और सबसे कम कितना होता है, देखो ये 1 के जस्ट पास में है या नहीं है, जितना 1 के पास होगा वो फ्यूज उतना ही बेस्ट माना जाएगा, तो कितना होता है 1.1। इसी कारण इसको माना जाता है फ्यूज में सबसे बेस्ट फ्यूज। तो सबसे बेस्ट फ्यूज कौन सा होता है, इसका उपयोग आप अप टू 11 केवी तक कर सकते हो, बाकी फ्यूज का उपयोग हमेशा वितरण प्रणाली में करते हैं, क्योंकि क्षमता क्या होती है, कम होती है। दूसरा फ्यूज होता है जिसका नाम क्या, देखो किटकैट, क्योंकि जब अपन इसको खोलते हैं ना तो इसमें इस प्रकार की आवाज आती है, कभी खोला हो तो। या इसी फ्यूज का दूसरा नाम होता है रिवायरेबल फ्यूज। क्यों कहते हैं रिवायरेबल, क्योंकि इसको जब भी वायर मेल्ट होता है तो अपन कोई दुकान पर नहीं जाते हैं, अपन खुद क्या करते हैं, खोलकर दूसरा तार लगा देते हैं। बट इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है, इसका जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है वो थोड़ा अधिक होता है। कितना होता है, 1.4 से 1.7 तक। ज्यादा होने के कारण इसका उपयोग सामान्यतः अपन करते हैं वितरण प्रणाली में। कहां पर उपयोग में लेते हैं, उपयोग लिखो वितरण प्रणाली। और वितरण में भी कोई घरों में भी इसका प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि भरोसा है ही नहीं, ये मेल्ट हो पता नहीं होगा। एमसीबी तो अपनी 100% ट्रिप हो जाएगी, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं ट्रिप होगा या नहीं होगा। इसी कारण इसका प्रयोग करते हैं वितरण प्रणाली में। जो अपने कौन सी लाइनें 415 440 जो भी आप लिख रहे हो उन लाइनों में अपन करते हैं। देखा हो तो आपने कहां पर, ट्रांसफार्मर के बाद और स्टार्टर के जस्ट पहले देखे आपने, 3 लाइनें होती है, 3 फ्यूज अपन काम में लेते हैं। तो इसका प्रयोग अपन कहां पर करते हैं, वितरण प्रणाली में, अप टू 400 वोल्ट की लाइनों में। याद रह जाएगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट एक लिखो, और कि प्रगलन घटक का मान किससे कम नहीं हो सकता है, 1 से। तो बताओ अधिकतम मान कितना हो सकता है, 2। अगर इससे अधिक है तो वो फ्यूज कोई काम का नहीं है, केवल दिखावे के लिए लगा रखा है। तो क्या लिखेंगे, प्रगलन घटक का मान क्या इकाई से, सॉरी, मान 2 से क्या होता है, 2 से कम होता है। तो किससे अधिक नहीं हो सकता है, 2 से अधिक नहीं हो सकता है। वापस एक बार सारी शब्दावली देखो, 3 ही शब्दावली आपके सामने, क्या क्या है, निर्धारित धारा, फ्यूजिंग धारा और प्रगलन घटक। समझ गए, नोट करो इसको।
ये देखो बंदा पहले तो आता नहीं, ये पूछ रहा सर फ्यूज टाइप पढ़ाओ। यहाँ कोई रामायण आप कोई थ्योरी का एग्जाम देने थोड़ी जा रहे हो, या थ्योरी का एग्जाम देने जा रहे हो? वहां कौन पूछेगा आपको कौन सा फ्यूज कैसे लिखते हैं अपन? आपको पढ़ना है तो आप अपनी बुक से पढ़ लीजिए। ये बोला सर टिन ज्यादा होगा तो मुलायम होगा। हाँ तो टिन ज्यादा ही लिखा है ना अपन ने भी, नहीं लिखा क्या? टिन लिखा ना 60%। अरे पढ़ तो लिख के पता नहीं कहां से आते हैं लोग कुछ तो। अरे अपन ने टिन ज्यादा लिखा या कम लिखा? तो फिर और क्यों लिखा? तो मैंने क्या बोला? कठोरता कम होगी, यही बोला था। और ये बोला था मुलायमता अधिक होगी। दोनों में क्या अंतर है बताओ तो? मैंने बोला था कठोरता कम होगी और ये बोलता है मुलायमता अधिक होगी। क्या दोनों एक ही वर्ड है अलग वर्ड है? ये भी एग्जाम देंगे किसी का है ना। तीनों शब्दावली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अपन एक लास्ट में लिखेंगे नोट। फ्यूज देख लो कितना इंपॉर्टेंट है, आप खुद ही देख लो। आपने ये जगह छोड़ी क्यों? टेबल, वो टेबल यहां पर आएगी भी नहीं, वो टेबल पूरा पेज लेगी, देख लेना आप। कोई बात, अब तो लिखो। अगर पढ़ने के हिसाब से बनाते हैं तो टेबल को खुला खुला बनाते हैं ताकि देख लें। और टेबल तो हमेशा जहां पर पढ़ते हैं ना अपनी टेबल के सामने क्या कर दो, पेस्ट कर दो वहां पर, ताकि कभी कभार सामने ध्यान जाए तो पढ़ तो लो उसको। कौन कौन से होते हैं ये तो बताओ। अरे ये तो बता दिए। सबसे पहले आप क्लास को पीछे करो एक बार, सबसे पहले ही मैंने यही बताया है। इस पूरे टॉपिक के ऊपर स्टार कर लेना। फ्यूज शब्दावली 3 है, तीनों की तीनों आपके एग्जाम में पूछ सकी डेफिनेशन सहित। कंफ्यूज यहां पर मत होना, मैं बार बार बोल रहा हूं। न्यूनतम धारा और अधिकतम धारा, समझ गए ना? ये लिखा है जहां पर फ्यूज मेल्ट हो जाता है तो वो तो कम से कम धारा, बाकी कितनी भी धारा होगी। आगे समझ में सबको तीनों शब्दावली? और मैंने आपको एग्जाम्पल भी देकर बता दिया है, आप अपने ऊपर भी लेकर कर सकते हो। एक आदमी जिसकी कैपेसिटी होगी नहीं होगी कुछ वेट उठाने की, उसके अनुसार समझो, कभी भूलोगे नहीं। हो गया? नेक्स्ट लिखो इसको। ये है ना, ये कितनी बार एग्जाम में पूछ रखा, स्टार करो इसको। ये इसका पूरा नाम, फॉर्मूला, कितना होता है मान, और किससे अधिक नहीं हो सकता है। पूरी पीडीएफ को स्टार कर लो इसको। अगर देखो किसी को नहीं दिख रहा है तो आगे वाली सीटें खाली पड़ी है। बाकी इससे बड़ा तो क्या लिखूं फिर, पूरा टॉपिक तो आएगा नहीं।
कौन है? देवीलाल। सर आपसे पूरी थ्योरी पढ़ने के लिए कहाँ आना? कहीं नहीं आना, घर पे ही बैठे रहो अपने, कहीं नहीं आना है आपको। आप आओगे तो परेशान हो जाओगे, घर पर बैठे रहो। हो गया? अब एक अपन नोट लिखेंगे, पहले इसको नोट कर लो। ये जो आए हुए हैं वो भी निकाल करेंगे, बहुत है मेरे को, हैं आप और आकर भीड़ा। सही बात है, गलत बात है? हाँ, क्योंकि पढ़ने वाले हमेशा ऐसे कमेंटों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, वो केवल पढ़ाई करते रहते हैं। कमेंट तो वो करते हैं जो मतलब नहीं पढ़ते, तब तो मैं कमेंट बहुत कम देखता हूँ ना, बहुत, क्योंकि ज़्यादातर डाउट में रहने भी नहीं देता, मैं खुद ही आपके सामने खुद ही बोल देता हूँ वापस बार बार। तो कमेंट वो करते हैं जो मतलब कोई लेना देना नहीं होता पढ़ाई का। हो गया? अब तो यही लिख रहे हो या कुछ और लिखने लगे साथ साथ में? हैं यही लिख रहे हो? हाँ, पीछे वाले तो यही लिख रहे हैं, सही बात मान ली मैंने। ये क्या लिख रहा है? अभी तक यही देखो, जब तक जॉब नहीं लग जाए तब तक दूसरे लिखना बंद कर देना, जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करो, नहीं तो फिर क्या लिखाना बंद कर दूंगा। यहां पर पीडीएफ से लिख देना। हो गया? अब तो नहीं हुआ है। अब एक आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, देखता हूं कौन बताता है आप में से, फिर लिखूंगा मैं अगला नोट। हो गया? अब तो नहीं हुआ है? हो गया ना? हो गया? अब तो अब आ जाओ इधर। नहीं हुआ तो अब हो गया, ये लो। मेरे को बताओ, प्रतिरोध और प्रतिरोध की मोटाई में क्या संबंध होता है? प्रतिरोध और प्रतिरोध की मोटाई में क्या संबंध होता है? हैं? देखो ये कितने लोग हैं, कौन कौन कह रहा व्युत्क्रमानुपाती? क्रमानुपाती? मैंने बोला प्रतिरोध और प्रतिरोध की मोटाई, जिसको अपन मोटाई को और क्या कह सकते हैं? व्यास। सही, वेरी गुड, ये तो सबको पता, क्योंकि अपन कहते हैं ना कंडक्टर की मोटाई मापते नहीं मापते, मतलब उसका व्यास मापते हैं। सही बात है। क्या संबंध होता है? वेरी गुड, सब बोले हैं व्युत्क्रमानुपात, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, आद्य का तो कोई होता ही नहीं है। ये तो क्या होता है संबंध? देखो इधर, यहां पर मेरे को नहीं पता, देखो मैं लिख रहा हूं आपके सामने, फिर मैं ये कंसेप्ट लिखूंगा। मैं इतना जानता हूं, आर बराबर होता है रो एल बटा ए। हाँ, क्षेत्रफल के तो व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन अभी तो मोटाई थोड़ी आई है यहां पर, तो मैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला जरूर जानता हूं, क्योंकि वर्ग का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है? वर्ग ही होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आर बराबर रो एल बटा ए की जगह मैं क्या लिख दूं? पाई आर स्क्वायर। सही है या गलत है? अब आर क्या होता है तो लिख दूं डी का आधा रो एल पाई, इसको क्या लिख दूं मैं? डी बटा 2 का स्क्वायर। सॉल्व करो तो 4 तो ऊपर आ जाएगा, कोई मतलब नहीं अपना, रो एल बटा पाई डी स्क्वायर, बाकी तो सारे कांस्टेंट है। तो यहां से देखो, आर होता है वो क्या होता है? मोटाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। किसी ने बोला ये? कितनी बार ये क्वेश्चन आ रखा है, जो होता है मोटाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब देखो, जब प्रतिरोध मोटाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो धारा क्या होती है? तो धारा अपन जानते हैं आई बराबर क्या होता है? V बटा आर। सही है या गलत है? जब ये व्युत्क्रमानुपाती है तो धारा क्या होती है? समानुपाती होगी। सही बात है या गलत बात है? ये तो एकदम एक्यूरेट आता है, लेकिन ये क्या कहता है फ्यूज? फ्यूज कहता है कि फ्यूज तार में से बहने वाली धारा फ्यूज तार की मोटाई के स्क्वायर के नहीं, क्यूब रूट के समानुपाती होती है। किसके? क्यूब रूट। क्यों? क्योंकि पर धारा केवल मोटाई पर निर्भर नहीं करती है, केवल मोटाई पर निर्भर नहीं करती है, उनके लंबाई पर भी निर्भर करेगी, उसकी प्रतिरोधकता पर भी निर्भर करेगी। तो यहां पे नोट लिख दूं मैं आपके सामने। तो अब कभी होता है तो ये बना दो साथ में। क्या है ये? देखो, ये अपना फ्यूज तार दिख रहा है सबको, और ये आपका एल्यूमिनियम का वायर है। मैं कह रहा हूं ये जो फ्यूज वायर है इसकी मोटाई मैं डी से रिप्रेजेंट कर दूं, ये डी है, और ये इसमें से क्या बह रही है? धारा आई। तो क्वेश्चन पूछते हैं फ्यूज में से बहने वाली धारा व फ्यूज की मोटाई में क्या संबंध होता है? तो फ्यूज तार की मोटाई, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किसे? डी से, वह उसमें से बहने वाली
उसमें से बहने वाली धारा, जिसको आपने रिप्रेजेंट किया किसे, आई से। धारा में क्या संबंध होता है? तो देखो पहले अपन तो ये जानते हैं, देखो धारा होती है वो क्या होती है, ये लिखना मत, मोटाई के वर्ग के समानुपाती। लेकिन ये तो कब, जब केवल मोटाई पर निर्भर करता है। लेकिन यहां पर अपन कहते हैं कि जो धारा का वर्ग है वो किसके होगा, मोटाई के क्यूब के समानुपाती होता है। अब इसको सॉल्व करते रहो। अगर यहां से इसको हटाऊंगा तो यहां से क्या आएगा, डी की घात 3/2। ये एग्जाम में पूछ रखा है, या तो ये मिलेगा। अब 3/2 का मान कितना होता है, वेरी गुड, ये तो सबको याद है ना, या 1.5, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है। वेरी गुड, याद है तो बहुत अच्छा है, तो ये नोट के अंदर लिख दो। तो धारा और फ्यूज की मोटाई में क्या संबंध होता है, तो धारा होती है वो फ्यूज की मोटाई के क्यूब रूट के क्या होती है, समानुपाती। सर एसआरसी फ्यूज का उपयोग कहां होता है, बता दिया ना आपको। एसआरसी फ्यूज का उपयोग मैंने बोला ना, अप टू 11 केवी तक अपन उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बेस्ट फ्यूज होता है जिसका उपयोग अपन उद्योगों में कर सकते हैं। कल मैंने लिखा है ना, उद्योग 11 केवी की सप्लाई डायरेक्ट लेते हैं, तो अप टू 11 केवी तक अपन एसआरसी का उपयोग कर सकते हैं। बाकी हमेशा लिखते हैं फ्यूज का उपयोग हमेशा वितरण प्रणाली में करते हैं। स्टार करके लिखो इसको। जब आप मेरी रिक्वेस्ट को नहीं मानते हो तो मैं आपकी रिक्वेस्ट को क्यों मानूंगा। मैं कहता हूं सबके सब लिखो, सबके सब ईमानदारी से पढ़ो। पढ़ते हो आप? एक दो बंदे पढ़ते हैं, बाकी सब अपवाद है। गलत बोला सही बोला? बाकी सभी लीकेज है, भटकी हुई आत्माएं हैं। तो ये बंदा कह रहा है सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ही मशीन पढ़ाइए। तो जब आप मेरी रिक्वेस्ट को नहीं मानोगे तो मैं क्यों मानूंगा। मैं भी ऐसा कैसा आपकी तरह ही हूं ना। कौन बोला? देखो ये ऐसे लीकेज क्या होती है पता ना है, जो अपने घर से क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं। भटकी हुई आत्मा, लीकेज धारा नहीं होती भटकी हुई, जहां पर अपन कभी दरवाजे के हाथ लगाते हैं तो अपने को क्या करंट झटका लगता है, तो वो होती लीकेज धारा। लिखो, हो गया। ये आपकी पहली सुरक्षा युक्ति कंप्लीट हुई, कौन सी, फ्यूज। एक बार जल्दी से वापस देखो क्या क्या लिखा है अपने, देखो रिवीजन करो तो क्विक रिवीजन करो, क्या क्या लिखा है। एक बार शांत हो जाओ, यहां पर देखो। सबसे पहले अपने इसका बनाया था सिंबल, याद है क्या क्या पॉइंट लिखा। फ्यूज सबसे सस्ती सुरक्षा युक्ति होती है, फेज वायर में लगाई जाती है, रेटिंग हमेशा एम्पियर में होती है, और सबसे फास्ट फ्यूज कौन सा होता है, सेमीकंडक्टर फ्यूज सबसे फास्ट कह रहा हूं। और फ्यूज 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, किटकैट फ्यूज, एसआरसी फ्यूज, रिवायरेबल फ्यूज, किटकैट का ही अन्य नाम था, सेमीकंडक्टर फ्यूज और कार्टियाज फ्यूज। कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा कितने प्रकार का होता है। इसके बाद अपन ने लिखा था सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्यूज पदार्थ किसका बना होता है, तो अपन ने लिखा था लेड प्लस टिन का। टिन की मात्रा ज्यादा रखते हैं क्योंकि मुलायमता अपने को क्या रखनी है, ज्यादा रखनी है। कितना परसेंट होता है, तो टिन की मात्रा 60% होती है और लेड की होती है कितनी। क्या गुण होता है, तो अपने गुण लिखा था इसके निम्न गलनांक बिंदु वह प्रतिरोधकता क्या लिखेंगे अपन, अधिक। तुलना करके लिखिए, फिर भी आप ऑप्शन में देखना क्या है आपके सामने, ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। अब इसके बाद अपने लिखा था फ्यूज की शब्दावली, 3 इंपॉर्टेंट शब्दावली लिखी थी, कौन कौन सी। निर्धारित धारा जो फ्यूज के ऊपर लिखी हुई होती है और उसका मतलब होता है फ्यूज वहां तक कार्य करेगा। एक होती है फ्यूजिंग, फ्यूज मतलब अपन कहते हैं ये तो फ्यूज हो गया, बल्ब कहते हैं फ्यूज हो गया, फ्यूज होने का मतलब क्या है, खराब हो गया है। तो वह धारा जहां पे फ्यूज का मेल्ट हो जाएगा, फ्यूजिंग धारा। फ्यूजिंग धारा हमेशा क्या होती है, फ्यूजिंग धारा हमेशा निर्धारित धारा से अधिक होती है। तो यहां पर एक वर्ड मिला अपने को, प्रगलन घटक। प्रगलन घटक क्या होता है, दोनों का अनुपात, मतलब न्यूनतम फ्यूजिंग धारा से अधिकतम निर्धारित धारा। फ्यूजिंग फैक्टर का मान हमेशा 21 से अधिक होता है, वह 2 से कम होता है। सबसे बेस्ट फ्यूज एसआरसी फ्यूज होता है, जिसका उपयोग अपन 11 केवी तक की लाइनों में कर सकते हैं, और उसका फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है, 1.1 होता है, 1.1 होता है। दूसरा अपने लिखा था किटकैट फ्यूज, या इसी को अपने लिखा था रिवायरेबल फ्यूज, जिसका फ्यूजिंग फैक्टर 1.4 से 1.7 होता है, जिसका अपन उपयोग करता है द्वितीयक वितरण प्रणाली, अर्थात 415 वोल्ट तक। हो गया, ये रिवीजन हो गया आपके सामने। लास्ट अपन एक पॉइंट लिखा था, फ्यूज में से बहने वाली धारा व व्यास में संबंध। तो क्या लिखा, आई समानुपाती होती है व्यास के क्यूब रूट के। अब आप जैसे पढ़ते हो वैसे पढ़ लेना। अब आगे आ जाओ, लिखो दूसरी सुरक्षा युक्ति,
नाम क्या है आपके सामने? मेरे ख्याल से सबने देखा होगा इसको। पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं, इसका पूरा नाम क्या होता है? सबको आता है ये क्वेश्चन। ये जो नहीं पढ़ेगा ना वो भी करके आएगा। अर्थात ये भी एक सर्किट ब्रेकर का ही प्रकार है, लेकिन इसका उपयोग अपन कहां पर करते हैं? वितरण प्रणाली में। क्या बता रहे हो आप? कुछ बता तो रहे हो, कभी बार बार तिल हल्का सा ऊपर कर रहे हो तिल। इधर ध्यान दो, इधर एक बार आ जाओ यहां पर। अब अपन इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं। कहां पर उपयोग में करते हैं? तो लिखो घरेलू उपकरणों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमेशा इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये फ्यूज से ज्यादा भरोसेमंद होती है। सही बात है या नहीं है? तो यहां पर लिखो पहला पॉइंट। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। क्या है? इसका अगर कोई भाग खराब हो जाता है तो आपको दूसरी एमसीबी लानी पड़ेगी, वो एमसीबी आप सही नहीं कर सकते हो। तो ऐसी कौन सी सुरक्षा युक्ति होती है जो मरम्मत योग्य नहीं होती है? वो यही होती है, यह या इसका कोई भाग, इसका कोई भाग क्या लिखेंगे? मरम्मत योग्य नहीं होता है। मरम्मत योग्य नहीं होता है। अगला हो, एमसीबी को भी कहां पे लगाएंगे? इसे तो लिख दो, मैं पूरा वर्ड लिख दूं। इसका उपयोग अपन करते हैं घरेलू उपकरणों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ऐसा लिखूं या वितरण प्रणाली लिखूं? क्योंकि वितरण में भी अपन सामान्यतः इसका उपयोग केवल एंड केवल सिंगल फेज में करते हैं। क्या थ्री फेज में इसका प्रयोग करते हैं कभी डायरेक्ट? नहीं। तो लिखो इसका उपयोग क्या लिखेंगे अपन? घरेलू उपकरणों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अब घरेलू उपकरण में आपने सारे पढ़ लिए हैं, मेरे ख्याल से पढ़ लिया आपने। घरेलू उपकरण पढ़े या नहीं पढ़े? पढ़ लिए, ठीक है। तूने बोला, तेरे को ही पूछता हूं, बता मेरे को, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वॉशिंग मशीन घरेलू उपकरण है या नहीं है? कहां पे लगाते हैं? घर में। क्या काम होता है? कपड़े धोते हैं। किस सिद्धांत पर कार्य करती है? कोई बात नहीं, कौन बताएगा? हाथ खड़े करके बताओ। अब केंद्रीय। अरे उसमें नहीं होता है, देखो तो कपड़े अंदर आकर गिरते हैं बार बार, यही तो होता है सेंट्रीफ्यूगल। तो याद रखने की जरूरत कहां है? ठीक, कोई बात नहीं, आपने ये नहीं बताया तो और पूछता हूं आपको। अपन कपड़े प्रेस करती है, विद्युत प्रेस में उष्मा अपनी बाहर नहीं आई, कौन सा पदार्थ अपन उष्मा को रोकने के लिए करते हैं? अभ्रक उष्मा को रोकता है। अभ्रक तो उष्मा का सबसे अच्छा क्या होता है? कंडक्टर होता है। एस्बेस्टस उसके ऊपर की तरफ लगाते, देखा हो आपने? तो फिर वो जो आप बोल रहे हैं ना अभ्रक या माइका, उसका तो प्रयोग अपन करते हैं किसके? नाइक्रोम पट्टी की चारों तरफ, ताकि विद्युत को तो रोक दे और उष्मा को जाने दे। तो देखो क्वेश्चन पूछने वाला कैसे पूछ लेता है। मेरे को पता है आप क्या बताने वाले थे, और पहला ऑप्शन भी यही रहता है अभ्रक, आगे वाले पढ़ते भी नहीं आप। इसका उपयोग घरेलू उपकरणों की, तो देखो दो क्वेश्चन बताए हैं, दोनों में फ्यूज हो गए आप। इसका उपयोग घरेलू उपकरणों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहां पे लगाया जाता है? फेज वायर। घरेलू उपकरणों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए फेज वायर में लगाई जाती है। कहां पे लगाते हैं? देखो फेज वायर में। तभी मैं कह रहा हूं हमेशा वो बंदा सक्सेस होता है जिसकी नींव मजबूत होती है। मकान वही मजबूत होता है जिसकी नींव मजबूत होती है, ठीक है ना? अगर जिसने फर्स्ट मॉड्यूल पढ़ लेता है ना अच्छे से, तभी मैं कहता हूं वो लगभग, ये मत जानो कि 30 से 40 नंबर, वो लगभग 50% आराम से कवर करता है, क्योंकि बेसिक के थ्रू काफी क्वेश्चनों का आंसर दे देता है। आगे आओ, क्या लिखेंगे? रेटिंग किसमें होती है? तो एमसीबी की क्षमता किसमें होती है? एम्पियर में। कितने एम्पियर तक होती है? लिख दो, ये भी क्वेश्चन आ रखा है, हैं? जोर से बोलो। 0.5 एम्पियर से जनरली अपन 62 एम्पियर लिखते हैं, लेकिन आजकल 100 एम्पियर तक। जनरली अपन कितनी लिखते हैं? 62। तो देखना ऑप्शन में क्या है। एमसीबी की क्षमता एम्पियर में होती है, क्योंकि आगे वर्ड पढ़ेंगे एक और आप, एमसीसीबी, मेन दोनों में अंतर यही होता है। इसकी क्षमता 100 एम्पियर तक और उसकी 100 से स्टार्ट होती है। यह किससे सुरक्षा प्रदान करती है? अब यहां पर देखो क्यों भरोसेमंद ज्यादा है, तो देखो
इसमें दोनों अलग अलग पैरामीटर होते हैं। एक बार लिखना बंद करो। यह ओवरलोड, वह शॉर्ट सर्किट। यह ओवरलोड, वह शॉर्ट सर्किट दोनों से सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन दोनों घटक अलग अलग होते हैं। दोनों से सुरक्षा प्रदान करती है। अब ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे, एग्जाम में पूछते हैं कि ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एमसीबी में किसका प्रयोग करते हैं। तो कभी आपने एमसीबी को खोल के देखी है खराब? इसमें एक होती है अपनी क्या, बाई मेटेलिक स्ट्रिप, जिसे कहते हैं अपन द्विधात्विक पट्टी। इंग्लिश में लिखो तो लिख दो बाई मेटेलिक स्ट्रिप। किससे सुरक्षा प्रदान करती है? तो याद रह जाएगा, ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ये शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान नहीं करेगी। कहां गायब हो आप? कोई टेंशन है दिमाग में? यहां तो हो नहीं आप, यहां तो आप हो नहीं। क्या बोला मैंने? अरे बता दो आप। कोई दिमाग में टेंशन हो, कोई छोड़ के चला गया तो बता दो, यहां पे आ जाओ अभी, क्योंकि ये कोई हे करेगा, हे ही आ गया, हे धरा रह जाएगा आपके। ये एक तो बेचारा टेंशन में बैठा है, एक तुम्हारे को हे याद आ रही है। कौन है हे वाला? बताओ क्या टेंशन है आपका? आज यहां पर प्रेजेंट हो ही नहीं आप, ईमानदारी से बता रहा हूं। बताओ कोई टेंशन हो तो। अब इतने लोग बैठे, या तो सॉल्यूशन करेंगे या ये भी लेकर भागेंगे और ज्यादा टेंशन दे देंगे। बता दो। तो टेंशन बनने दे, इधर आ जाए, कोई बात नहीं, पढ़ ले अच्छे से। और हाँ देख ले, आओ यहां पर। तो ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सही बोला गलत बोला मैंने? गलत थोड़ी बोला। टेंशन में ना तेरी। अब टेंशन कौन सी है ये मैंने इसी कारण बोला ताकि तेरा वापस मूड फ्रेश हो जाए। अब ये नहीं पता कि यही होगी, पर तू तो भी नहीं हंस रहा। मत हंस भाई, मत हंस। नहीं हंसेगा तब क्या कर सकते हैं हम। आओ, बाई मेटेलिक स्ट्रिप। दूसरा पूछ सकते हैं, बाई मेटेलिक स्ट्रिप किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है आपके किसकी? इस्पात प्लस तांबा। या तांबा की जगह कभी कभार क्या लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब समझ आओगे या अलग अलग लिखूं? तांबा या पीतल होगा कोई भी। वापस देखो, स्टार करके इस पॉइंट लिखो। एमसीबी में ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बाई मेटेलिक स्ट्रिप, जिसको हिंदी में कहते हैं द्विधात्विक। द्विधात्विक का मतलब समझते हो? अरे धातु, एक स्ट्रिप है जो दो धातु की बनी होती है। आगे अपन मोटर में मैं आपको डायग्राम भी बताऊंगा इसका। और दूसरी होती है इसमें क्या, शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं? मैग्नेटिक कोयल। क्या काम में लेते हैं? मैग्नेटिक कोयल, जो हमेशा सप्लाई के सीरीज में लगी होती है। ये होती है आपके मैग्नेटिक कोयल। किससे सुरक्षा करती है? शॉर्ट सर्किट से। लिख दो। वापस देखो एक बार सारे पॉइंट फिर लिखो। क्या क्या लिखा? इसका कोई भाग मरम्मत योग्य नहीं होता है, फेज वायर में लगाई जाती है, घरेलू उपकरणों की सुरक्षा प्रदान करती है, रेटिंग हमेशा एम्पियर में होती है, और ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाई मेटेलिक स्ट्रिप और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए मैग्नेटिक कोयल का प्रयोग करते हैं। याद रह जाएगा। मैग्नेटिक कोयल क्या होती है पता है ना आपको? कुछ नहीं होता है, कोई भी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ ले लेते हैं और उसके ऊपर क्या कर देते हैं, वायर को लपेट लेते हैं। ये मैग्नेटिक कोयल। मैग्नेट पढ़ लिया ना आपने? लिखो जल्दी से। ये क्वेश्चन अच्छा पूछा भाई इसने कि एमसीबी को हिंदी में क्या कहते हैं। नहीं पता भाई मेरे को। क्या कहते हैं भाई, किसी को पता है? हैं? क्योंकि इसके ये आया होगा कभी एग्जाम में। है क्या? अपने यही ठीक है, अपने यही रहने दो। नहीं, डीसी जनरल कहां देंगे अपने? मैग्नेटिक कोयल, मैग्नेट कहां से डीसी लाओगे? मैग्नेटिक हमेशा वहां पर इंड्यूस ही नहीं होगा ये में। हाँ, सर्किट पे बात की बात है, वो अलग बात है। वो होती है ट्रिप कोयल। ट्रिप कोयल होती है, समझे ना आप? वर्ड उल्टा याद रख लिया। ट्रिप कोयल होते हैं तो उसको अपने ऑपरेट करने के लिए, रिले को ऑपरेट करने के लिए हमेशा अपन डीसी सप्लाई देते हैं। मैग्नेट तो हमेशा एसी में बात होती है, डीसी में बात ही नहीं होगी इसकी। यही याद रखो ना। तभी तो अपन कहते हैं ट्रांसफार्मर कार्य करता है एसी पर, डीसी दोगे तो जल जाएगी। तो सेम बात है यार, थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगा है। हाँ, धातु की बनी होती है, कंट्रोलिंग। क्या सही बात है। क्या होगा जब सामान्य होता क्या है, जब सामान्य स्थिति में होती है सीधी रहती है। वैसे मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा आगे मोटर में, ठीक है ना? आगे पढ़ाऊंगा मैं कहां पर, रिले।
तो वहां पर पढ़ाऊंगा मैं आपको एक तापीय रिले। तो तापीय रिले यही होती है, इसी कारण यहां पर केवल एक बार लिखा गया है, बाकी पढ़ेंगे अपन मोटर पे। हो गया। अब लिखेंगे अपन एमसीबी का वर्गीकरण, कार्य के आधार पर, नोब के रंग के आधार पर। बहुत अच्छा टॉपिक है और क्वेश्चन वहां से आता है, ये तो हर कोई करके आएगा, ये कोई नए पॉइंट नहीं है, ये तो हर कोई करके आएगा जो पढ़ता है। हो गया? अब तो आ जाओ यहां पर, हेडिंग डाल दो एमसीबी का वर्गीकरण। और इसके ऊपर डाल दो स्टार, सबसे पहला वर्गीकरण करेंगे ना वो। बाकी तो आप कहोगे तो टेबल के द्वारा लिखा दूंगा, आप कहो तो सीधे लिखा दूंगा। क्या है? पहला है नॉब के रंग के आधार पर, नॉब के रंग के आधार पर। समझे या नहीं समझे? क्या मतलब है? एमसीबी में एक नॉब होती नहीं होती है? हैं? कहां पे होती है आप बताओ? कोई नहीं बोलेगा। और एमसीबी में नॉब, एमसीबी देखी आपने? कहां देखी? रसोई में, बाहर। वेरी गुड। उसमें नॉब देखी आपने? क्या होती है बता, फ्री होकर बता, टेंशन मत लो। और जिसकी साथ अपन उसको ट्रिप नहीं करते क्या, वो है नॉब। सबको पता लगा है ना? जिसकी साथ या तो ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाती है, शॉर्ट सर्किट जाता है, तो या अपन क्या करते हैं, वो होती है नॉब। अब उसका रंग आपने देखा है कभी? गौर ही नहीं किया हमने, होगा। वेरी गुड। ब्लैक कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है, ब्लू कलर की होती है और रेड कलर की होती है। रेड कलर की होती है वो तो आइसोलेटर होता है। आओ यहां पर, कोई बात नहीं, आओ यहां पर। पहला आपने लिखा नॉब के रंग के आधार पर। अब एक बार लिखना बंद कर दो, अब देखूंगा आपका कितना बेस तैयार है। नॉब का रंग। दूसरा लिखूंगा क्या यहां पर, उसकी सीरीज कौन सी है, कितनी बार एग्जाम में पूछ रखा है। और इंपॉर्टेंट है, उस एमसीबी का उपयोग अपन कहां पर करेंगे। अब देखता हूं मैं आप में से किसका बेस तैयार है, कौन वास्तव में तैयारी करता है और कौन मेरी तरह आकर बैठ जाता है वैसे ही। अभी पता लग जाएगा मेरे को। देखो लिखना बंद कर देना, यहां पर देखना। सबसे पहले अपन लिख रहे हैं ग्रीन नॉब। देखिए आपने होगी, ग्रीन नॉब का मतलब समझे आप? वो एमसीबी जिसके नॉब का रंग कैसा होता है, हरा। या लिखूं? अब आप कहोगे कि नॉब को हिंदी में क्या कहते हैं, तो देखता रहूंगा मैं भी। आओ दूसरा लिखो, ब्लू नॉब। कंफ्यूज इन दोनों में होते हैं, बाकी में होते भी नहीं है, जिसे अपन कहते हैं नीला नॉब। सीरीज कैसे याद रखोगे? उल्टा वर्ड है, और सीरीज इन दोनों की पूछी जाती है, दो ही होती है। देखो इसमें जी आ रहा है, तो जी सीरीज कौन सी होगी? ब्लू वाली। ये होगी आपके कौन सी? जी सीरीज। इसमें एल आ रहा है, तो ये कौन सी होगी आपके? कितनी बार एग्जाम में पूछ रखी है। अब कैसे पूछते हैं ये देखो, इस एमसीबी का उपयोग करते हैं, या एल सीरीज एमसीबी का उपयोग करते हैं अपन किसमें? रजिस्टिव तथा लाइटनिंग परिपथ में। क्या लिखा मैंने? रजिस्टिव तथा, रजिस्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं? जो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, रजिस्टिव एंड लाइटनिंग परिपथ में। अब इधर देखो एक बार, इसको समझाता हूं। लाइट परिपथ का मतलब तो समझ गए आप। रजिस्टिव का मतलब क्या होता है? जो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। जो क्या करते हैं? ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। या रजिस्टिव लोड वो होता है जिसका पावर फैक्टर क्या होता है? इकाई होता है। अब इसमें एग्जाम में कैसे पूछते हैं बताओ? हीटर, गीजर, विद्युत प्रेस, बल्ब। सिंपल बल्ब लिखा मैंने, मतलब कौन सा बल्ब आएगा पता लगा आपको? अब क्वेश्चन कैसे पूछा? हीटर, गीजर, विद्युत प्रेस, बल्ब को नियंत्रित करने के लिए कौन सी सीरीज एमसीबी का प्रयोग करते हैं? बताओ इनके लिए एमसीबी के नॉब का रंग कैसा होता है? तो ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। डॉट डॉट आगे लिख देना। आगे ऐसे याद रखो, जो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। जी सीरीज का उपयोग करते हैं अपन इंडक्टिव लोड के लिए, मतलब जिसको स्टार्ट करने पर आपका वोल्टेज एकदम गिर जाता है, उसे कहते हैं इंडक्टिव लोड।
याद रह जाएगा। या तो ऐसे मिलेगा इंडक्टिव लोड के लिए, या इंडक्टिव लोड के उदाहरण क्या क्या होते हैं आप बताओ। आपके घर में कोई नहीं बोलेगा बीच में है। बल्ब, ये पढ़ना आ रहा है? ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? ये पढ़ो एक बार, हिंदी में लिखा हुआ है। अरे पढ़ लो एक बार। तो यहां पे लिख दिया, फिर यहां पर बोल रहे हो। अब बोलो वापस। ये क्या लिखा हुआ है? लाइटनिंग परिपथ। लाइटनिंग परिपथ शायद यही होता है मेरे ख्याल से। एक तो होता पावर परिपथ, पावर हो रहा 3 प्लग वाला, और ये होता लाइटनिंग परिपथ। फैन इससे जुड़ा है, नहीं जुड़ा हुआ है? तो फिर लाइटनिंग परिपथ का मतलब क्या होता है? जिससे इससे जुड़ा हुआ है, जैसे फैन हुआ, ट्यूबलाइट हुआ, ये सारे आ गई। समझे आप? तो आपने क्या पढ़ा फिर घरेलू उपकरण में बताओ? वहां पर आपने पढ़ा नहीं पढ़ा? वायरिंग में अपन ने सबसे पहले वायरिंग में पढ़ना स्टार्ट ही वहीं से किया। अपने परिपथ 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लाइटनिंग और फैन परिपथ, एक ही नाम होता है। दूसरा होता है पावर परिपथ। पावर परिपथ में अधिकतम 2 प्लग होते हैं, वो देख तेरे पास पड़ा है, दिख रहा है तेरे को? कहां है? हाँ, वो पावर परिपथ। इसमें आएगा कौन? मैंने एग्जांपल भी बोल दिया, जिसको स्टार्ट करने पर वोल्टेज एकदम क्या होता है? गिर जाता है। मोटर को स्टार्ट किया कभी आपने? तो मोटर सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है इंडक्टिव लोड का। बाकी काफी होते हैं, बोलो। एसी, फ्रिज। ये जो जोर से बोल रहा है ना प्रमोद, इधर तो तू ध्यान रखेगा, और उनको इलाज करना मेरे को आता है, और लास्ट में खड़ा तू ध्यान रखेगा। अब बोलो आप, ठीक है? जो भी जोर से बोला ना उसको झट से खड़ा कर देना, इलाज मैं अपना आप कर दूंगा। मोटर हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया। फ्रिज देखा ना आपने? और बोलो। और एक लिखो थोड़ा सा, ये क्वेश्चन पूछ रखा है क्या आपको? हैलोजन बल्ब। ये सारे के सारे किस में आएंगे? आपके इंडक्टिव लोड में। बताओ इनके लिए कौन सी सीरीज एमसीबी का प्रयोग करते हैं? जी सीरीज एमसीबी के नॉब का रंग कैसा होता है? याद रह जाएगा। आ जाओ आगे, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। यही 2 सबसे ज्यादा पूछते हैं, बाकी तो आपको केवल लिखना है। लाल नॉब आइसोलेटर की होती है, डबल नॉब वाली देखी नहीं देखी सबसे पहले? तो ये रंग किसका होता है? और इसको अपन पूरा पढ़ेंगे आगे आइसोलेटर को। अभी आप केवल याद रखो आइसोलेटर भी होता है। एक सुरक्षा युक्ति होती है सबसे बड़ा, ये ऑटोमेटिक नहीं होती है, इसको आप खुद ट्रिप कर सकते हो अपने आप, भले उपकरण जलने दो, ये कुछ भी नहीं बोलेगी। और लास्ट में है कौन सी? ब्लैक नॉब, जिसका उपयोग अपन कहां पर करते हैं? डीसी परिपथ में। नंबर 4 ब्लैक नॉब। इसका उपयोग अपन करते हैं डीसी परिपथ। और डीसी परिपथ का मतलब समझ गए? जैसे बोलो रेलवे में ये 4 प्रकार की एमसीबी होती है। कौन सी? ग्रीन, ब्लू, ब्लैक और रेड। ग्रीन कलर की जो नॉब की एमसीबी होती है वो एल सीरीज मानी जाती है, और एल सीरीज का उपयोग अपन करते हैं रेजिस्टिव लोड के लिए। ब्लू नॉब की एमसीबी होती है वो जी सीरीज होती है, और उसका उपयोग अपन करते हैं इंडक्टिव लोड के लिए। बाकी आइसोलेटर हमेशा रेड नॉब का होता है, और डीसी परिपथ में हमेशा काले नॉब की एमसीबी का प्रयोग करते हैं। नोट करो इसको। हेलोजन में क्या होता है? हेलोजन बल्ब होता है, नहीं लिखा मैंने? हेलोजन बल्ब नहीं देखे क्या? तो फिर जिसमें अपन निष्क्रिय गैसें भरते हैं, ये तो आपने पढ़ा भी होगा या आप भी पढ़ लोगे। आप बोलो जो जोर से बोल रहा था, क्योंकि आपके लिए ऐसे बैठा रखे हैं मैंने। हाँ बोलो। क्योंकि मेरी आदत है, मैं लीकेज को क्लास में बिल्कुल पनपने नहीं दूंगा, ठीक है? नहीं, ध्यान रख लेना। हाँ, हेलोजन हमेशा इंडक्टिव लोड होता है। इंडक्टिव लोड कैसे याद हो? कैसे? वे उपकरण जिसको स्टार्ट करने पर स्टार्ट होने में थोड़ा समय लगाते हैं, वो हमेशा इंडक्टिव लोड की श्रेणी में आते हैं। जैसे ट्यूबलाइट देखी आपने? स्टार्ट होने में थोड़ा समय लेती नहीं लेती है? तो वो हेलोजन, वो हमेशा इसमें आती है। सबसे इंपॉर्टेंट टेबल यही है, बाकी टेबल आपको 3 बता देंगे अलग अलग। सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है ये आपके सामने। माफ करनी भी जरूरी है, क्योंकि बेशक वो भी जो नहीं पढ़ते हैं और फिर भी बीच में करते हैं ना, उनको माफ मत करो बिल्कुल ही। क्योंकि मेरे को सब लगता है कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है।
लिखो सेकंड आधार पर वापस स्टार्ट कर लेना। यहां से दो क्वेश्चन आते हैं अपने। देखो बाकी इसमें करंट रेटिंग काफी लिखी हुई होती है, लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि इनकी रेटिंग कितनी होती है। क्या मतलब है, अपने पूछते हैं कौन सी टाइप की एमसीबी कहां पर प्रयोग में लेते हैं, तो यहां पे आते हैं टाइप। कार्य के आधार पर, कार्य का मतलब समझते हो नहीं समझते हो, मतलब करंट के आधार पर बात करोगे। एमसीबी की रेटिंग हमेशा करंट में होता है, एम्पीयर में होती है। तो कौन सी होती है लो करंट में, कौन सी होती है हाई करंट में, कौन सी होती है जिसकी करंट रेटिंग सबसे कम होती है। तो यहां पर बात करते हैं सबसे पहले प्रकार, इसमें आते हैं अपने, और उसका उपयोग अपन कहां पर करते हैं। कोई बता सकते हैं घरेलू कार्यों में जो एमसीबी काम में ली जाती है वो कौन से टाइप की होती है, हैं? तो यहां पर देखो, एक होती है अपने टाइप बी, एक होती है अपने टाइप सी, टाइप डी, टाइप के और टाइप जेड। ये अपने टाइप है कार्य के आधार पर। उपयोग और उसकी अपन विशेषता भी है तो विशेषता भी लिख देंगे। अब एक क्वेश्चन आता है, आपके आ भी रखा है, निम्न में से किस टाइप की एमसीबी सबसे फास्ट होती है। वेरी गुड, जेड। केवल 0.01 सेकंड में फॉल्ट आते ही ऑपरेट हो जाती है। टाइम कितना लगाती है, 0.01 क्या सेकंड। देखो बाकी 2-3 सेकंड में तो सब ऑपरेट हो जाएगी, क्योंकि 2-3 में ऑपरेट नहीं होगी तब तक तो घरेलू उपकरण क्या हो जाएंगे, राख हो जाएंगे। सबसे कम ऑपरेटिंग समय किसका होता है, तो सबसे फास्ट रिले, सबसे फास्ट एमसीबी कौन सी होती है, स्टार करके आपके क्यू आ रखा है। जब सबसे फास्ट एमसीबी है तो बताओ इसका उपयोग कहां पर करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट कार्यों में। और सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या होते हैं, कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर रहते हैं नहीं रहते, वाणिज्यिक कार्यों में कौन सी एमसीबी का प्रयोग करते हैं अपन। वेरी गुड, कहां पर, इसे समझाओगे आप, वाणिज्यिक कार्यों में। सही है गलत है बात आप अपने हिसाब से लिख देना, ठीक है ना। कहां पर, तो सबसे फास्ट एमसीबी कौन सी होती है, कहां पर प्रयोग में लेते हैं, तो वाणिज्यिक कार्यों में कौन सी एमसीबी का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर सबके डेटा स्टोर रहते हैं नहीं रहते। अब बताओ सबसे अधिक धारा को कौन सी एमसीबी हैंडल कर सकती है, हैं जोर से बोलो, सबसे अधिक धारा क्षमता। ये पॉइंट एग्जाम में नहीं, ये तो अपन ने बनाया है। एग्जाम में क्या पूछते हैं, अब बताओ सबसे अधिक धारा कहां पर होती है, ये एग्जाम में पूछ रखा है। सबसे अधिक धारा वेल्डिंग, क्या अपन वेल्डिंग में इस एमसीबी को लगा सकते हैं। जैसे आप वेल्डिंग मशीन स्टार्ट करोगे एमसीबी से ट्रिप हो जाएगी, वापस आओगे एमसीबी को स्टार्ट करोगे और वापस आकर मशीन को स्टार्ट करोगे वो ट्रिप हो जाएगी। तो वेल्डिंग कार्यों में हमेशा कौन सी, डी टाइप, क्योंकि इसकी क्षमता बहुत अधिक होती है अपनी निर्धारित धारा से लगभग 10 से 12 गुना। कहां पर लिखा आपने, वेल्डिंग कार्यों में। और बताओ लिखो जो एलिवेटर, सही बात है या गलत बात है, एलिवेटर कभी कभार तो खाली जाती है और कभी कभार लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, देखा भी होगा। तो बहुत ज्यादा लोड बढ़ेगा, धारा बहुत ज्यादा होगी या नहीं होगी, तो पहले से सुरक्षा देनी जरूरी है। तो एलिवेटर में हमेशा कौन सी एमसीबी, टाइप डी। और बताओ, और अपन कह सकते हैं एक्सरे मशीन, ये तीनों के तीनों याद रखना, तीनों में कौन सी एमसीबी, क्योंकि ये जब कार्य करती है तो बहुत ज्यादा धारा लेती है। बाकी की एमसीबी लगाओगे, इसको तो लगाओगे ये तो कार्य नहीं करने देगी, क्योंकि जैसे ही थोड़ी सी अधिक हुई ट्रिप हो जाएगी। बाकी के लिख दो। टाइप बी का उपयोग अपन करते हैं कहां पर, घरेलू कार्यों में, इसका उपयोग अपन करते हैं औद्योगिक कार्यों में। आपके एग्जाम में पूछिए दो ही रखी है, और इसका उपयोग करते हैं विद्युत उपकरण। विद्युत कौन से उपकरणों के नाम लिखो आप, तो क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफार्मर, क्या लिखा हुआ है, अल्टरनेटर की सुरक्षा के लिए, लिख दो। स्टार करके इस टेबल को भी बनाना। बाकी इसमें 2-3 पॉइंट और थी, रेटिंग कितनी कितनी होती है कोई मतलब की नहीं है। कौन सी एमसीबी का उपयोग अपन कहां पर करते हैं उसके आधार पर अपने वर्गीकरण लिखा है। बी सी डी के जेड, इन दोनों का तो हमेशा याद रखना, बाकी पढ़ने वाला तो सारी याद रखेगा। ये टीएफ का मतलब समझ गए ना, ट्रांसफार्मर है। बड़ा कौन लिखे बार बार, हो गया। अब तो हो गया। नेक्स्ट लिखो,
नोब की संख्या के आधार पर। इसको अगर याद रखो तो, नहीं तो देखो नोब की संख्या मतलब समझो, एक नोब होती है, दो नोब होती है, तीन नोब होती है और अधिकतम 4 नोब होती है। तो बताओ कौन से नोब का एमसीबी का प्रयोग कहां पर करते हैं? सिंगल नोब एमसीबी केवल फेज वायर में सुरक्षा, डबल नोब फेज वायर के साथ न्यूट्रल में भी सुरक्षा देती है, थ्री नोब थ्री फेज में, और फोर नोब थ्री फेज विथ न्यूट्रल। लिखो या लिख दोगे? लिख दो, आप तो खुद तो कुछ नहीं करोगे ना, तो साथ में लिख दो। आ जाओ, तीसरा वर्गीकरण लिख दो। नोब की संख्या के आधार पर। पहले वाली दोनों टेबलों से क्वेश्चन आ रखे हैं, इससे नहीं आया अभी तक। पहले वाली दोनों में से हमेशा आता है क्वेश्चन। पहला है क्या, देखो सिंगल नॉब, मतलब समझे या नहीं समझे बताओ मेरे को? वह एमसीबी जिसमें केवल एक ही नॉब होती है। डबल नॉब जिसमें कितनी नॉब होती है? दो नॉब। तीसरी कौन सी अपनी? ट्रिपल नॉब। और लास्ट में होती है अपनी चार नॉब। अधिकतम 4 नॉब हो सकती है। केवल ये क्या लिखा हुआ देखो तो, समझ गए सबके सब या पूरा लिखूं? केवल सिंगल फेज में सुरक्षा प्रदान करने के लिए। दूसरा है सिंगल फेज के साथ न्यूट्रल में सुरक्षा प्रदान करना। अब यहां पर एक क्वेश्चन मेरे को याद आएगा, देखता हूं कौन बताता है। एक वर्ड आपने सुना न्यूट्रल और एक वर्ड होता है अर्थ। दोनों सेम ही होते हैं, दोनों अलग होते हैं। क्या होता है दोनों में अंतर? तो ही बता। बैठ के हैं स्टार बन, मेरे को स्टार ही नहीं पता है और प्रॉब्लम कर दी मेरे। तो ये स्टार क्या होता है भाई? मेरे को पता ही नहीं ना। मैंने पूछा न्यूट्रल क्या होता है और अर्थ क्या होता है? हैं रिटर्न पाथ प्रदान करता है, वेरी गुड। अर्थ सुरक्षा के लिए होता है, अर्थ। तभी तो बंद करता है। अर्थिंग वहां पर दो प्रकार की होती है। अर्थिंग कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार। कौन कौन सी? ये प्लेट अर्थिंग, ये तो अर्थिंग की विधियां होती है, प्रकार थोड़ी होते हैं। अर्थिंग की विधियां होती है। अर्थिंग अपने दो प्रकार की होती है, एक होती है सिस्टम अर्थिंग और एक होती है अपनी इक्विपमेंट अर्थिंग। जैसे अपन कहते हैं उपकरण अर्थिंग। उपकरण अर्थिंग हमेशा उपभोक्ता सिरे पर प्रदान की जाती है, जो हमेशा जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए होती है। सिस्टम अर्थिंग हमेशा न्यूट्रल को अर्थ किया जाता है इसमें, और उसमें हमेशा नॉन करंट कैरिंग भाग को अर्थ किया जाता है। ये एग्जाम के पॉइंट ध्यान रख लेना। तीन प्रकार की होती है वापस। किसके माध्यम से किया है? प्रतिरोध के माध्यम से किया है, या प्रतिघात के माध्यम से किया है, या ठोस अर्थिंग की है। वापस तीन प्रकार की। ठोस अर्थिंग तो कितनी बार एग्जाम में पूछ रखी है। हाँ है अनुनाद का मतलब क्या हुआ? बताओ, अब आपने पूछ लिया तो देखो आ गया हूं। बताओ प्रतिघात अर्थिंग किसकी करते हैं? मोटरों की। प्रतिरोध अर्थिंग किसकी करते हैं? प्रतिरोध अर्थिंग करते हैं हमेशा अल्टरनेटर की। और एक था ठोस अर्थिंग, जो सीधे वायर के द्वारा अर्थ कर दी जाती है। पढ़ी आपने अर्थिंग या नहीं पढ़ी? आओ यहां पर बात करते हैं अपन ट्रिपल नोब। किसमें? थ्री फेज में सुरक्षा प्रदान करने के लिए। फोर नोब थ्री फेज के साथ न्यूट्रल में सुरक्षा प्रदान करने। लिख दो। ये तो बिल्कुल सिंपल सी टेबल है। टेबल इंपॉर्टेंट थी पहले वाली दोनों। अरे मानने दे यार उनके को, तू आ दे मेरे पास। तेरे गर्मी लग रही, मेरे पास आ जा यहां पर। इंपॉर्टेंट कौन सी थी? पहले वाली दोनों। लिखो यहां पर, मैं नाम लिख रहा हूं, आप मेरे को उनकी फुल फॉर्म बताते रहना या लिखते रहना। मैं कॉपी में देख जाऊंगा। एक वर्ड मिलता है एमसीबी, बहुत बार ये फुल फॉर्म एक तो फिक्स है। अभी इंस्ट्रक्टर का एग्जाम दिया किसने? ये एमसीबी वाली दो तीन में पूछ ली थी, जबकि इंपॉर्टेंट ये नहीं से वाली है आरसीसीबी, और एक होती है ईएलसीबी। यहां से है ना, इस टेबल से इंस्ट्रक्टर में अपने दो क्वेश्चन आए थे, वायरमैन और आप इलेक्ट्रिशियन का पेपर उठाकर देखना। एक तो एमसीबी का प्रयोग, और एक लीकेज धारा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दोनों। दोनों याद रखो साथ में। इसके अलावा और क्या है देखो? वीसीबी, और क्या है आपका? एसीबी। आओ आगे बताओ एक एक करके पूरा। ये तो सबको आती है। ये तो वही एग्जाम में गलत करके आएगा जिसको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है। सही बात है, क्योंकि वहां पे तो सारे इंग्लिश वर्ड मिलेंगे। अब पढ़ना भी नहीं आएगा तो फिर क्या करेगा वो? और थोड़ा थोड़ा अंतर होगा। एमसीसीबी। अब एग्जाम में इन दोनों के अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। अंतर क्या होता है अभी आपको बाद में पूछूंगा। पहले इनकी फुल फॉर्म लिख रहा हूं, फुल फॉर्म लिखूंगा। आरसीसीबी। अब देखो ये रेजिडुअल करंट क्या होती है? देखो आप कभी भी अगर पढ़ते हो ना सही तरीके से, तो यहां से इसका मीनिंग पकड़ सकते हो। रेजिडुअल का मतलब क्या होता है? जो बिना काम की। रेजिडुअल का मतलब पीछे रह जाता, वही तो होता है रेजिडुअल। अपन मैग्नेट पढ़ते हैं, मशीनें पढ़ते हैं, तो वहां पर पढ़ते हैं रेजिडुअल क्या? फ्लक्स, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। बीएस वक्त पढ़ा आपने? तो ये आती है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। रेजिडुअल करंट सर्किट। कभी कभार अपन किसी के हाथ लगाते हैं तो अपने को झटका लगता है, लगता है ना?
अर्थ लीकेज, ये भी देख लो, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, और लिख दो इन दोनों के सामने, क्या लिखोगे, लीकेज धारा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। लीकेज क्या होती है आपको पता लग गया, क्या लिखेंगे अपन, स्टार करके इस पॉइंट को लिखना। लीकेज, कभी कभार आपने दरवाजे के हाथ लगाए, लगाते भी हो तो अपने को लगता है कि झटका लग रहा है, एकदम करंट लगता है ना, तो वो होती है लीकेज धारा। लीकेज धारा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसमें, अर्थवायर में, अर्थवायर में इसका उपयोग। ये देखो 2 पॉइंट मैंने एक साथ लिख दिए हैं। बताओ आरसीसीबी तथा ईएलसीबी को कहां पे लगाते हैं, अर्थवायर में। अब इस अर्थवायर का एक नाम होता है, कोई बता सकते हैं इस अर्थवायर को कहते क्या है। ये अर्थवायर वो है जो अपने को जैसे ट्रांसफार्मर की अपन अर्थिंग करते नहीं करते, इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं, उसकी बात हो रही है, उसका नाम क्या होता है, डेड वायर नहीं होता है। और बताओ ईसीसी, दो बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, एक आपने पढ़ा होता ईसीसी अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, और एक पढ़ते अपन सेल और बैटरी में, याद है आपको क्या होता है, क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ईसीई, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जिसका मात्रक होता है ग्राम प्रति कूलम, और ये होता है ईसीसी। अब आप बताइए, तो देखो आपको बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओ ईसीसी का आकार किस पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन एग्जाम का है। ईसीसी होता क्या है, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, कौन सी धारा, वेरी गुड, एक तो लोड की धारा पर निर्भर करता है, और एक जो परिपथ आ रहा है, परिपथ का कंडक्टर, उसके आकार पर निर्भर करता है, दो बातों पर। आज पूरा नाम क्या होता है, ये तो सबको पता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, और लास्ट है एयर सर्किट ब्रेकर। स्टार करके इन सारी फुल फॉर्म को लिखना। अब ये मत कहना सर इसको हिंदी में लिखो, वैसे बहुत ओसीबी एसीसीबी वो अपन वहां पे लिखेंगे जैसे लिखेंगे वैसे, ऑयल सर्किट ब्रेकर, और एक होता है एबीसीबी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, तो वो तो सर्किट ब्रेकर में ही। ये पर्टिकुलर क्या होता है, इसका उपयोग अपन कम वोल्टेज के लिए करते हैं, इसी का यहां पर लिखा है। एसीबी उपयोग के लिए 11 केवी से कम या नहीं के बराबर, वीसीबी केवल वितरण में, इसी का यहां पे साथ में लिखा है, हिंदी में नहीं लिखना ना। आरसीसीबी तो कोर बैलेंस सिद्धांत पर वर्क, मतलब क्या लिखा, आप वापस लिखो एक बार। लीकेज धारा क्या होती है सबको पता है, स्टार करके लिखना, ये कार्य इनका, अनएडवांटेज धारा, भटकी हुई धारा, हो गया। नेक्स्ट, अब एक लिख दो इसमें, एमसीबी व एमसीसीबी में अंतर, क्या लिखोगे आप, एमसीबी व एमसीसीबी में अंतर क्या क्या होते हैं, आप ही बताओगे, मैंने तो दे दिया आपको, मेन अपना पार्ट तो कंप्लीट हो गया है। ये क्यों लिखा है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही डाउट रहता है, सर ये लिखा है नहीं इन दोनों में अंतर, तो लिख दो अपने, लिखो, हो गया ना। आ जाओ, किसमें अपन लिख रहे हैं अंतर, एमसीबी व एमसीसीबी। पहला, इनका पूरा नाम क्या होता है, सबको पता है, आप लिखो मत लिखो भले ही, अभी लिखा है अपने, क्या होता है इसका पूरा नाम, और इसका होता है मोल्डेड टेस्ट सर्किट ब्रेकर। अब पहले मैं लिखूंगा इनके उपयोग, अगर उपयोग लिखूंगा ना तो आप इनके सब कुछ आगे वाले पॉइंट बता सकते हो। तो पहले सबसे पहले अंतर क्या लिखूंगा इन दोनों में, उपयोग। एमसीबी का उपयोग अपन कहां पर करते हैं, कौन बताएगा, बताओ आप, घरेलू कार्यों में, घरेलू को अपन कॉमर्शियल कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, या फिर रेजिडेंशियल। क्या अंतर होता है इन दोनों में, डोमेस्टिक एंड रेजिडेंशियल में, तो इसका उपयोग अपन करते हैं कहां पर, डोमेस्टिक रेजिडेंशियल एंड कहां पर, कॉमर्शियल कार्यों में। कौन सी एमसीबी का प्रयोग, मतलब क्या हुआ इसका ये बताओ। डोमेस्टिक मतलब 230 वोल्ट, रेजिडेंशियल मतलब 415, मैंने कहा बहुमंजिला, वही होती है रेजिडेंसी, होती है या नहीं, गलत बात है। और इसका उपयोग अपन कहां पर करते हैं, तो इसका उपयोग लिखो कहां पर, औद्योगिक कार्यों में, उद्योगों में। औद्योगिक कार्यों में हमेशा एमसीसीबी का प्रयोग करते हैं, न कि एमसीबी का। एमसीबी का सामान्य उपयोग अपन घरेलू कार्यों में ही करते हैं। घरेलू के 3 प्रकार होते हैं, जहां बहुत सारे घर एक साथ होते हैं, तो वो रेजिडेंसी बन जाती है। अब अगर ये वर्ड लिख दिया है तो अपन इसके आराम से अगले पॉइंट लिख सकते हैं। एक बात करते हैं इसके वोल्टेज रेटिंग की, बात किसकी करते हैं अपन, वोल्टेज रेटिंग की। तो इसका उपयोग अपन कितने वोल्टेज तक, बोलो 415 वोल्ट तक। क्या याद रखने की जरूरत पड़ी, 230 वोल्ट ठीक है घरेलू, और 415 अपन कहते हैं रेजिडेंसी जहां पे रहती है। अगर बात करूं इसके वोल्टेज रेटिंग की, तो कहां पर है देखो, उद्योगों में, और उद्योगों में मैंने कल बताया था, क्या बताया था, 11 केवी। तो एमसीसीबी का प्रयोग कितने वोल्टेज तक कर सकते हैं अपन, 11 केवी, जबकि एमसीबी का प्रयोग केवल, वेरी गुड। आगे आओ, बात करते हैं इसके करंट रेटिंग की, कितनी होती है, अभी आपको बताया था 100 एम्पियर तक। कितनी होती है कौन बताएगा, इसकी करंट रेटिंग एग्जाम में पूछ रखी है। इसकी करंट रेटिंग होती है 100 एम्पियर से लेकर कितने तक, 3200 एम्पियर तक।
नेक्स्ट देखो ये वर्ड सारे के सारे यहां से निकल के आ गए, वोल्टेज आ गया, करंट आ गया, एक आती है ब्रेकिंग कैपेसिटी। क्या मतलब होता है ब्रेकिंग का? पहले पहले समझो इधर, ब्रेकिंग रेटिंग या ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या मतलब होता है ब्रेकिंग का? मतलब जहां पर ये जल जाएगी, अगर उससे ज्यादा धारा आएगी तो काम तो क्या करेगा, ये क्या हो जाएगी, जल जाएगी। कितनी होती है कोई बता सकते हैं? हैं ये एक बार आप देख लेना, 3 वर्ड यहां से देखे आपने, लिख दोगे अपने आप? नहीं तो अभी मेरे को याद नहीं है, ये 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 वर्ड अपने इससे बनाए हैं, किससे? एक तो वोल्टेज रेटिंग क्या होती है, करंट रेटिंग मतलब कितने करंट तक काम कर सकती है, और तीसरी लिखी ब्रेकिंग कैपेसिटी जहां पे ये क्या होगी, जल जाएगी। समझो, शायद मेरे ख्याल से 10 किलो एम्पियर तक होती है, लेकिन एक बार देख लेना, तो गलत लिखने से अच्छा है देख लेना, नहीं तो कल मैं लिखा दूंगा। नेक्स्ट एक और पॉइंट है इसका इंपॉर्टेंट, ये हमेशा फिक्स्ड होती है, मतलब इसके मान को अपन बढ़ा घटा नहीं सकते, जबकि इसके मान को अपन क्या कर सकते हैं, एडजस्टेबल। तो एमसीसी भी हमेशा एडजस्टेबल होती है, जबकि एमसीबी हमेशा क्या होती है, फिक्स्ड होती है। लिख दो, बाकी रेटिंग वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। सिक्स टू 10 किलो एम्पियर और इसकी होती है 10 टू 100 किलो एम्पियर, नोट कर लो इसको। ये आपकी दूसरी सुरक्षा युक्ति कंप्लीट हो गई है। क्या सर हिंदी लैंग्वेज में प्रयोग, अरे इसका हिंदी क्या लिखो, वोल्टेज वोल्टेज कहते हैं अपन, धारा को धारा ही कहते हैं, मैं अपने आप हिंदी लिखता हूं ज्यादातर, अभी तो हिंदी वर्ड ही है सारे, करंट को अपन करंट ही कहते हैं, धारा कम कहते हैं। अब इसको एक बार लिखो, फिर जितना पढ़ा है उतना वापस पढ़ो एक बार, इसके आगे की सुरक्षा युक्ति अपन कल पढ़ेंगे, एक बार अपन जस्ट वापस पूछूंगा आज अभी आपको। कितने मिनट है? 10 मिनट है, 7 मिनट आपके पढ़ने के हैं, पीछे वाले मेरे पूछने के हैं, जल्दी से वापस रिपीट करो इसको फास्ट।